दोस्तों, आज की सीरीज एक ऐसे हीरो की कहानी है जिसे उसकी गोल्ड डिगर बीवी ने अपनी सहेली के अमीर पति से कंपेयर करके डाइवोर्स दे दिया। उस लालची औरत को लगा कि उसने हीरो की पेटी बना दी है, पर डाइवोर्स होते ही किस्मत का पहिया घूमता है और हीरो को अनलॉक होता है एक ओवर पावर्ड बिलियनर सिस्टम। इस ओपी सिस्टम के आते ही हीरो के पास आता है अनलिमिटेड पैसा और तगड़ा प्लॉट आर्मर। अब वक्त है अल्टीमेट शो ऑफ और भयंकर बदले का। जो औरत कल तक पैसों के लिए ताने मारती थी, हीरो अपनी बेशुमार दौलत से उसका पूरा सिस्टम हैंग करने वाला है। तो भाइयों, क्या आप देखना चाहते हैं कि इस धोखेबाज गोल्ड डिगर औरत को उसके धोखे का कैसा मजेदार सबक मिलता है? तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं ये एपिक रिवेंज सीरीज। दोस्तों, आज की इस बेहद ही दिलचस्प और दिमाग घुमाने वाली कहानी की शुरुआत होती है एक ऐसी अजीब और इलॉजिकल घटना के साथ जिसे सुनकर आपका भी सर दर्द करने लगेगा। हमारे कहानी के मुख्य किरदार, जिसका नाम रीफ है, उसकी जिंदगी में एक अलग ही लेवल का टॉक्सिक कलेश चल रहा था। उसकी पत्नी नादिया ने एक ऐसी क्रिंज और बेवकूफ़ी भरी जिद पकड़ रखी थी जिसका कोई भी अर्थ नहीं बनता। अपने झूठे अहंकार को संतुष्ट करने और दुनिया को ये बेकार की बात साबित करने के लिए कि उसकी सबसे खास सहेली लिली का पति एक बेहतर मर्द है, नादिया हर रोज उसी आदमी के साथ पहाड़ियों पर घूमने और वक्त बिताने निकल जाती थी। अब आप ही सोचिए दोस्तों, ये कहाँ का न्याय है? अपने खुद के पति की छवि को नीचा दिखाने के लिए ऐसी हरकतें करना किसी सस्ते नाटक से कम नहीं है। ऐसे अजीब और बेशरम शौक देखकर तो किसी का भी दिमाग पूरी तरह से हैंग हो जाए। रीफ आखिरकार अपनी इस नमूना पत्नी की इन्हीं बचकानी हरकतों और ड्रामेबाजी से पूरी तरह से तंग आ चुका था। उसने अपने मन में एक कठोर निर्णय लिया कि इस बेकार रिश्ते की यहीं पर पेटी बना दी जाए। बिना किसी फालतू की देरी या और नाटक के उसने तुरंत कानूनी दफ्तरे में तलाक के कागजात तैयार करवाए। उसने बिना रुके उन कागजात पर अपने हस्ताक्षर किए और इस पूरे कलेश को हमेशा के लिए पैक कर दिया। ये एक बेहतरीन कदम था। दफ्तर के दरवाजे से बाहर कदम रखते ही नादिया एक ऐसी हरकत करती है जो उसके क्रिंज व्यवहार को और भी ज्यादा उजागर करती है। वह एक बार भी अपने पीछे मुड़कर उस इंसान को नहीं देखती जिसके साथ उसने अपने जीवन के इतने साल बिताए थे। वह बिल्कुल बेशर्मी से चलते हुए अपनी गाड़ी में जा बैठती है। गाड़ी में बैठते ही वह तुरंत अपनी उसी सहेली लिली को फोन लगाती है जिसके पति के साथ वह वक्त बिताती थी। उसकी आवाज में एक अजीब सा नकली उत्साह और चिड़चिड़ापन झलक रहा था। वह फोन पर बिल्कुल पागलों की तरह चिल्लाती है कि वह आखिरकार उस अजाब से आजाद हो चुकी है। वह तुरंत अपने पति को बुला ले, आज रात सब लोग एक शराब खाने में जश्न मनाने जा रहे हैं। वह बोली कि सब तब तक वहां से बाहर नहीं आएंगे जब तक सब पूरी तरह होश न खो बैठे। नादिया का यह बर्ताव बिल्कुल किसी सस्ते सीरियल की विलन जैसा लग रहा था, जिसे देखकर किसी को भी गुस्सा आने लगे। परंतु दूसरी तरफ हमारा हीरो रीफ बिल्कुल शांत और स्थिर था। उसके चेहरे पर दुख या पछतावे का कोई छोटा सा नामो निशान तक नहीं था। उसे अंदर से ऐसा महसूस हो रहा था जैसे उसके कंधों पर रखा हुआ सदियों पुराना भारी बोझ अचानक से हमेशा के लिए गायब हो गया हो। वह अपनी इस नई शांतिपूर्ण आज़ादी को हर एक सांस के साथ महसूस कर रहा था। उसने अपना सिर थोड़ा ऊपर उठाया और बिल्कुल साफ नीले आसमान की ओर सुकून से देखा। अपने पूरे जीवन में पहली बार उसे अपना आने वाला भविष्य सच में इतना स्पष्ट और उज्जवल दिखाई दे रहा था। वह इस सुकून भरे पल का आनंद ले ही रहा था कि तभी अचानक उसके दिमाग के भीतर एक भयंकर और गूंजदार आवाज आई। रीफ, आपके इस नए और आजाद जीवन के शुभारंभ पर आपको बहुत बधाइयां। अब आपको आधिकारिक रूप से सर्वशक्तिमान बिलियनर सिस्टम के साथ जोड़ दिया गया है। आपके अकाउंट में शुरुआती धनराशि के रूप में पूरे 100 मिलियन की राशि जमा कर दी गई है। यह आवाज सुनते ही रीफ के कानों में एक तेज नोटिफिकेशन की आवाज गूंजी, जिसने उसके पूरे जिस्म में झंझनाहट पैदा कर दी। ये ओवर पावर्ड एबिलिटी किसी चमत्कार से कम नहीं थी। एक पल के लिए तो वह इतना बुरी तरह चौंक गया कि उसकी जान ही निकलने वाली थी। उसे लगा कि कहीं तलाक की अचानक खुशी में उसका दिमाग उसके साथ खेल तो नहीं खेल रहा। तभी उसकी पैंट की जेब में रखा उसका मोबाइल फोन बहुत जोर से वाइब्रेट करने लगा। उसने जल्दी से अपना फोन निकाला और कांपती उंगलियों से स्क्रीन देखते ही उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। उसके बैंक बैलेंस की स्क्रीन पर वाकई पूरे 100 मिलियन नंबर्स में झलक रहे थे। ये सीधा सीधा प्लॉट आर्मर था जो उसकी उदास जिंदगी को एक बहुत बड़ा बफ देने आया था। रीफ ने तय किया कि वह इस थकान भरे दिन की नकारात्मक ऊर्जा को पूरी तरह से दूर करने के लिए शहर के सबसे मशहूर एम्परर स्पा जाएगा। लेकिन दोस्तों, किस्मत यहाँ एक और खेल खेलती है। जैसे ही वह स्पा के तीसरे फ्लोर पर पहुंचता है, उसे पीछे से एक बहुत ही जानी पहचानी औरत की आवाज सुनाई देती है। वह पीछे मुड़ता है और एक ऐसी औरत को देखता है जिसे वह इस वक्त बिल्कुल भी नहीं देखना चाहता था। वह कोई और नहीं बल्कि नादिया की वही पक्की सहेली लिली थी। लिली ने वहां एक ढीला ढाला स्पा का लबादा पहना हुआ था, लेकिन उसके बावजूद उसकी आकर्षक छवि किसी का भी ध्यान आसानी से खींच सकती थी। रीफ सिर्फ एक नजर डालता है और मर्यादा के कारण नजरें हटा लेता है। रीफ झिझकते हुए कहता है कि लिली, ये कैसा अजीब इत्तेफाक है।
लिली को भी ये थोड़ा अजीब लगा, परंतु उसे इस बात में एक छुपे हुए रोमांच का एहसास हो रहा था, क्योंकि उसकी सहेली का अभी तलाक हुआ था और वह उसके पुराने पति से यहाँ टकरा गई थी। लिली ने कहा कि नादिया ने कभी उसकी कद्र नहीं की। रीफ ने बात बदलते हुए पूछा कि क्या वह अभी भी उसी रियल एस्टेट ऑफिस में है। लिली ने बताया कि धंधर मंदे में है और घर बेचना संघर्ष बन चुका है। ये सुनकर रीफ बोला कि तलाक के बाद उसे एक सजे धजे घर की तलाश है। वह चाहता तो कंपनी डॉम में एडजस्ट करता, परंतु अमीर स्थिति बदल चुकी थी। वह अपना टिकट नहीं कटवाना चाहता था। बात सुनते ही लालची सेल्स वुमेन जग उठी। उसने कहा कि जो चाहिए वह इंतजाम करेगी। उसने आत्मविश्वास से छाती पर 2 थपथपे मारे। ये ओवर ड्रामेटिक दृश्य था। रीफ ने मौके का फायदा उठाते हुए पूछा कि क्या कोई पूरी तरह से तैयार फुल्ली फर्निश्ड आलीशान घर उपलब्ध है। लिली की आंखों में लालच की चमक आई। उसकी आंखें ऐसे चमकी जैसे कोई ओवर पावर्ड खजाना दिख गया हो। रीफ ने आम लहजे में जवाब दिया कि नाडिया के साथ उसके रिश्ते की पेटी बना दी गई है, तो नई जगह ढूंढना सबसे जरूरी है। लिली सुनहरे मौके को हाथ से नहीं निकलने देना चाहती थी। वह स्पा के स्टीम रूम को भूल चुकी थी। उस लालची औरत ने रीफ की बांह पकड़ ली और दरवाजे की तरफ खींचने लगी। रीफ ने शांत करते हुए कहा कि उसने स्पा इस्तेमाल नहीं किया है और कपड़े बदलने तक इंतजार करने को कहा। एक बेहतरीन घर खरीदना उसकी ओवर पावर्ड यात्रा का अहम हिस्सा था। लॉबी में थोड़ी देर बाद लिली वापस आई। उसने एक आम सा काम वाला कपड़ा पहना था, परंतु उसकी आकर्षक छवि उस साधारण लिबास में भी ध्यान खींच सकती थी। रीफ ने पूछा कि वह यहाँ आई कैसे थी, तो लिली ने बताया कि वह कैब से आई है। जब रीफ ने आत्मविश्वास से कहा कि वह अपनी नई चमचमाती टी मैक्स मोटरसाइकिल पर आया है और उन्हें ऑफिस के बाहर मिलना चाहिए, तो लिली उसे घूरती रह गई। जैसे ही रीफ अपनी महंगी मोटरसाइकिल की तरफ बढ़ा और सवार हुआ, लिली की बोलती बंद हो गई। रीफ ने साधारण लहजे में बताया कि उसने ये गाड़ी अभी खरीदी है। लिली की आंखें उस मोटरसाइकिल के हर हिस्से को ऐसे घूर रही थीं मानो स्कैन कर रही हो। वह बेचैन होकर पूछने लगी कि ये इतनी महंगी चीज कितने में आई। तभी वहां एक प्लॉट आर्मर जैसी घटना हुई। एक हार्ले वाला अनजान आदमी आकर रुका और जोरदार तारीफ की। उसने बताया कि ऐसी खतरनाक गाड़ी 1,70,000 से 1,80,000 में आती है। वह आदमी तो वहां से निकल गया, परंतु उसकी बातों ने लिली का सिस्टम हैंग कर दिया। ये इलॉजिकल कीमत सुनकर उसकी दोनों आंखें हैरानी से फटी रह गईं। वह सालों से घटिया नौकरी कर रही थी और बहुत मुश्किल से किश्तों पर एक सस्ती क्रिंज कार खरीदी थी, परंतु सामने रखी इस बाइक की कीमत उसकी 2 गाड़ियों के बराबर थी। ये घोर तथ्य उसके दिमाग में घुस नहीं पा रहा था। उसने तुरंत सोच में डूबकर याद किया कि नाडिया तो रोती थी कि रीफ उसको महीने के पूरे पैसे दे देता था और कभी खुद पर 500 भी खर्च नहीं करता था। तो आखिर तलाक के बाद ये आम इंसान महंगे डिजाइनर कपड़े और महंगी मोटरसाइकिल लेकर कहां से आ गया? नाडिया जैसी जहरीली औरत इस सच को पहचानने में कैसे चूक गई? लिली को लगा कि उसे बड़ा राज मिल गया है। उसने तुरंत पूछा कि क्या वह गाड़ी पर पीछे बैठकर चल सकती है। रीफ ने नाटक पर ध्यान नहीं दिया और इजाजत दे दी। लिली ने थोड़ी हिचकिचाहट के बाद रीफ की कमर पर हाथ लपेट लिए, जिससे रीफ के शरीर में झंझनाहट सी दौड़ गई, परंतु उसने अपना ध्यान रास्ते पर रखा। सेल्स ऑफिस पहुंचते ही लिली ने लालची पेशेवर रूप ओढ़ लिया और मोटी प्रॉपर्टी बाइंडर निकालकर पूछा कि रीफ कैसा घर किराए पर लेना चाहता है। तभी रीफ ने ऐसी बात मारी जिसने क्रिंज झटके का काम किया। उसने कहा कि वह किराए पर नहीं बल्कि पूरी तरह से तैयार घर कच्चे कैश पर सीधा खरीदना चाहता है। ये सुनकर लिली पूरी तरह से स्तब्ध रह गई। वह सपने में भी अंदाजा नहीं लगा सकती थी कि तलाकशुदा रीफ अचानक घर खरीदेगी। उसकी हैरानी से फटी आंखों को देखकर रीफ को अंदर ही अंदर भयंकर आनंद और गहरी खुशी हो रही थी। हालांकि रीफ को लिली का यह मक्कार रूप बुरा नहीं लग रहा था। वह अच्छे से जानता था कि लिली जैसी चालाक औरत हमेशा ऐसी मानसिकता रखती है और उसकी ऐसी आकर्षक और हैरान प्रतिक्रिया बार बार देखना बेहद मनोरंजक था। रीफ ने अंत में मुस्कुराते हुए अपना असली इरादा बताया कि शिफ्टिंग का कलेश बेकार है, इसीलिए जेड रिवर एस्टेट में पूरे फ्लोर वाला एक आलीशान घर चेक करो। उसे ऐसी फुल्ली फिनिश्ड और बेहतरीन जगह चाहिए जहां किसी भी सस्ते रेनोवेशन की थोड़ी सी भी आवश्यकता ना पड़े, ताकि आगे उसे परेशानी का सामना बिल्कुल भी न करना पड़े। लिली हैरान थी कि कहीं उसके कानों ने धोखा तो नहीं दे दिया। जेड रिवर एस्टेट शहर की सबसे महंगी, शानदार और आलीशान रिहायशी जगह थी। नदी के किनारे पर बसी इस जगह का आलीशानपन राजमहल जैसा था। क्राउन यूनिट्स पूरे फ्लोर पर फैले हुए थे और कम से कम 600 स्क्वायर मीटर के थे। लिली ने घबराते हुए पूछा कि रीफ, आप मजाक तो नहीं कर रहे? वहां कीमत 30,000 प्रति स्क्वायर मीटर है। रीफ ने बड़े कॉन्फिडेंस से जवाब दिया कि सबसे बड़ा 680 स्क्वायर मीटर वाला यूनिट कैसा रहेगा। वो वही क्राउन यूनिट खरीदना चाहता था। अंत में वे यूनिट 601 के दरवाजे पर आकर खड़े हुए। लिली ने कांपते हाथों से दरवाजा खोला। मुख्य हॉल का प्रवेश द्वार इतना भयंकर बड़ा था कि रीफ का पुराना घर उसके आगे जूतों के डब्बे जैसा प्रतीत हो रहा था। दोनों धीरे धीरे मास्टर बेडरूम में गए। वहां रखे बड़े लकड़ी के बेड को देखकर रीफ को ओवरपावर्ड वाली फीलिंग आई। रीफ को लगा किसी सही साथी के साथ वो बेड बेहतरीन लगता, और उसने लिली को देखा। उम्र के बाद भी लिली की खूबसूरती बिल्कुल कम नहीं थी और वो 85 अंक पाने के लायक थी। लिली शर्म से लाल हुई और आंखों में आनंद झलक उठा। रीफ ने फ्लैट पसंद कर लिया और पूछा, इस आलीशान जगह की कीमत क्या है? लिली ने नरम लहजे में 30 मिलियन कहा।
रीफ ने तुरंत हाँ की और कानूनी कागजात तैयार करने को कहा। नीचे आकर रीफ ने 30 मिलियन पे किए और ट्रांजैक्शन आसानी से सफल हुआ। मैनेजर ने बधाई दी। जहां मैनेजर लिली को निर्देश देता है, वो लिली के करीब आकर गंभीरता से कहता है कि आज से वही रीफ की असिस्टेंट बनेगी। उसने साफ कहा कि रीफ की हर मांग पूरी होनी चाहिए और इस नियम में कोई छूट नहीं होगी। कोई छूट नहीं सुनते ही लिली का सिस्टम हैंग हो गया। उसके दिमाग में ओवर ड्रामेटिक ख्याल आए, जिससे उसका चेहरा शर्म से लाल पड़ गया और उसने सहमति दे दी। बाहर निकलते ही दोनों रीफ की महंगी मोटरसाइकिल के पास आए। बिना हिचकिचाहट पिछली सीट पर बैठ गई। जैसे ही उस ओवर पावर्ड गाड़ी का इंजन शुरू हुआ, लिली ने नाटक किया और अपना वजन आगे झुकाकर रीफ की चौड़ी पीठ पर चिपक गई। रीफ अपना ध्यान सड़क पर लगाया था, तभी उसे पीठ पर नरम दबाव महसूस हुआ। इस हमले से रीफ का संतुलन बिगड़ गया था। शुक्र है मोटरसाइकिल में प्लॉट आर्मर था, वरना दोनों का टिकट कट गया होता। पीछे बैठी लिली का लालची दिल बुलेट ट्रेन जैसा धड़क रहा था। उसने सीधी होकर बैठने का सोचा, परंतु अगले पल उसके दिमाग में जेड रिवर एस्टेट का आलीशान क्राउन यूनिट घूमने लगा। उस महल का ख्याल आते ही उसकी शर्म हवा हो गई। अंत में उसने अपना चेहरा रीफ की महंगी लेदर जैकेट में छिपा लिया। उस महंगी जैकेट की महक ने उसे इतना ज्यादा मदहोश किया कि उसे वहीं चक्कर आने लगे। ये एक इलॉजिकल दृश्य था। सफर तय करके वे दोनों शहर के सबसे आलीशान सिल्वर बे मॉल के सामने आकर पहुंचे। कुछ घंटे पहले रीफ यहां नए अमीर अवतार पर 2 लाख रुपए बहा चुका था। एक समय था जब रीफ साल में मुश्किल से 2 बार यहां आता था। जब वो लिली के साथ आगे बढ़ रहा था, आसपास के मर्दों की आंखों में जलन झलक रही थी। बिना किसी देरी के वे दोनों सीधा चौथे फ्लोर पर पहुंचे। लिली की चालाक सलाह मानते हुए रीफ ने 4 बेहतरीन प्रीमियम बेडिंग सेट उठाए और कुछ महंगी घरेलू चीजें चुन ली। देखते ही देखते 1 लाख रुपए से ज्यादा का बिल बन गया। लिली बिना पल के झपकाए रीफ को ऐसे ताड़े जा रही थी जैसे चमत्कार देख लिया हो। उसकी लालची आंखों की चमक बढ़ती गई और वो रीफ के करीब खिसकती गई। जो इंसान पहले कमजोर लगता था, वो अब राजों से भरा जादूगर लग रहा था। महंगे बिस्तरों से कई बैग भर गए। दुकान ने डिलीवरी का इंतजाम किया। रीफ ने कार्ड स्वाइप किया, पता लिखवाया और आगे बढ़ गया। इसके बाद रीफ ने लिली को दूसरे फ्लोर के लग्जरी बुटीक्स में बुलाया। रीफ एक मशहूर ब्रांड के फ्लैगशिप स्टोर में बादशाह की तरह घुसा। जब लिली वहां टंगे लाखों के बैगों को लालची निगाहों से घूर रही थी, तब रीफ ने डिस्प्ले में रखा एक लेडीज हैंडबैग उठा लिया। सेल्स एसोसिएट ने मुस्कुराकर कहा कि नए सीजन का क्लच रीफ की साथी पर पूरी तरह जचेगा। इसकी कीमत पूरे 28,000 रुपए थी। रीफ ने बिना नाटक किए कहा कि वो इसे लेगा। उसने कार्ड निकाला और पेमेंट खत्म कर दी। उसने बैग सीधा लिली के हाथों में थमा दिया। रीफ ने मुस्कुराते हुए कहा कि ये उसके लिए है। बैग मिलते ही लिली का चेहरा जगमगा उठा। उसने क्रिंज अंदाज में पूछा कि क्या सच में ये उसके लिए है। रीफ ने शांति से जवाब दिया कि लिली पूरी दोपहर उसके साथ घूम रही थी, इसलिए इस तोहफे को धन्यवाद समझ ले। रीफ ने हल्के से लिली का हाथ थपथपाया। लिली खुशी से पागल होकर धन्यवाद कहा। वो चमक रही थी और उस बैग को बार बार पलट कर देख रही थी। अचानक हवा को चीरती हुई एक कर्कश आवाज आई कि लिली, तुम यहाँ इस आदमी के साथ क्या कलेश कर रही हो। ये आवाज अहंकारी औरत नाडिया की थी। लिली ने घबराकर देखा तो नाडिया दुकान के मुख्य दरवाजे पर गुस्से से जलती हुई खड़ी थी। नाडिया के बगल में उसका पहला प्यार ड्रेक खड़ा था। इन चारों की आंखों में टक्कर हुई और वहां का आभा मंडल ठंडा पड़ गया। पूरे 10 सेकंड तक वहां सन्नाटा छा गया, जैसे किसी ने सिस्टम हैंग कर दिया हो। नाडिया का घमंड टूटा और वो चीखी कि आखिर यहां चल क्या रहा है। नाडिया का लहजा इल्जामों से भरा था और चेहरे पर जहरीला गुस्सा झलक रहा था। उसकी बाज जैसी आंखों ने लिली के हाथ में पकड़ा नया लग्जरी बैग पहचान लिया था। उस औरत को समझ आ गया था कि ये नए सीजन का लेटेस्ट स्टाइल है। अपनी सहेली होने के बावजूद वो उससे जलन रखती थी। उसने हिसाब लगाया कि वो बैग 20 से 30,000 डॉलर का होगा। अचानक उसे ड्रेक का दिलवाया 6,000 का सस्ता बैग कचरे जैसा लगने लगा। जिससे उसने अभी तक लिया था, वही आदमी अब नया बफ पाकर उसकी सहेली को शॉपिंग करवा रहा था। उसकी रगों में जलन की भयंकर आग पूरी तरह से भड़क उठी। रीफ ने बिना डर के उस औरत और उसके छपरी आशिक की ओर बेफिक्री से देखा। उसने शांति से तंज कसते हुए पूछा कि नाडिया, क्या वो भूल चुकी है कि उनका तलाक हो चुका है। उसने साफ किया कि वो अपना वक्त किसके साथ बिताता है, इससे नाडिया का वास्ता नहीं है। फिर रीफ ने ठंडी आंखों से ड्रेक को घूरा और मजाक उड़ाते हुए कहा कि अब वे दोनों खुलेआम बेशर्मी से साथ रह सकते हैं। अब उन्हें झूठे बिजनेस ट्रिप वाले बहाने बनाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। रीफ के इन शब्दों ने उन दोनों की वहीं पर पेटी बना दी। रीफ की इन चुपती बातों से नाडिया के चेहरे पर बेइज्जती और क्रोध दिखाई दिया। वो चिल्लाई कि रीफ झूठी कहानियां बनाना बंद करे। उसने बचाव करते हुए कहा कि ड्रेक और वो दोस्त थे। उसने बकवास की कि उसे पता था कि रीफ छोटी सोच वाला आदमी था। उसने इल्जाम लगाया कि रीफ बाहर से मासूम दिखता था लेकिन अंदर से घटिया था। उसने गुस्से में कहा कि अब रीफ के असली रंग सामने आ रहे हैं। रीफ चुपचाप इस ओवर ड्रामेटिक औरत को बिखरते हुए देख रहा था। वो वही कर रही थी जिसमें वो आगे थी, इल्जाम लगाना।
रीफ ने 16 साल तक इस कलेश को झेला था। 16 साल गुजर गए थे, लेकिन जहरीली औरत का व्यवहार नहीं बदला था। स्वार्थी दिमाग में यही फितूर था कि रीफ ने ही उसे धोखा दिया है। जैसे ही मौका मिलता वो खतरनाक हमला कर देती थी। अगर रीफ मानसिक रूप से मजबूत और ओवरपावर्ड नहीं होता तो उस औरत ने कब का उसको पैक कर दिया होता। वो औरत उम्मीद कर रही थी कि अपने सस्ते आशिक ड्रेक के साथ उसको देखकर रीफ टूट जाएगा, परंतु वहां ऐसा एक भी रोने वाला दृश्य नहीं था। जैसे ही रीफ वहां से गुजरने लगा, नादिया का क्रिंज नाटक शुरू हुआ और उसने रीफ की आस्तीन जोर से पकड़ ली। रीफ ने शांति से याद दिलाया कि उनका तलाक हो चुका है। तभी नादिया की लालची निगाहों ने रीफ की महंगी जैकेट देखी। वो ब्रांड की सबसे महंगी जैकेट थी जिस पर 28,000 चमक रहा था और वो जली। रीफ के बाकी कपड़े भी ओवरपावर्ड अमीरियत भरे थे। नादिया हमेशा महंगे कपड़ों के पीछे पागल रहती थी, इसलिए उसने तुरंत औकात पहचान ली। उसके अंदर भयंकर जलन की आग भड़क उठी। वो भूल गई कि उसने हमेशा रीफ के लिए सस्ते रद्दी कपड़े खरीदे थे। वो पागलों की तरह चीखी कि रीफ 16 साल से उससे पैसे छुपा रहा था ताकि वो लग्जरी कपड़े खरीद सके। वो रोने लगी कि रीफ खुद महंगे कपड़े पहन रहा है जबकि वो सस्ता सामान लेने पर मजबूर थी। उसने चिल्लाकर पूछा कि उसने कहां से पैसे चुराए हैं। वो औरत पूरी तरह आपा खो बैठी थी और अपना ओवर ड्रामेटिक नाटक दिखाती रही। ये सब सुनकर रीफ ने शांति से याद दिलाया कि वे दोनों अब अलग हो चुके हैं। रीफ ने बताया कि वो क्या पहनता है इससे नादिया का वास्ता नहीं है। रीफ ने तंज कसते हुए पूछा कि क्या नादिया अपनी हद से बाहर नहीं जा रही। फिर रीफ ने मुड़कर लिली की तरफ देखा, जो इस पूरे कलेश के बीच घबराई हुई खड़ी थी। रीफ के होंठों पर एक मुस्कान टहराई और उसने लिली को आगे बुलाया। लिली उलझन में थी क्योंकि पक्की दोस्त ने उसे उसके पुराने पति के साथ पकड़ लिया था। आत्मग्लानि उसके लालची दिल को अंदर ही अंदर बुरी तरह खा रही थी, परंतु अगले ही पल उसके शातिर दिमाग में $30 मिलियन वाला आलीशान पेंट हाउस घुमा। इस नए भारी बफ ने उसको अपनी ओर खींच लिया। एक छोटी सी मानसिक लड़ाई के बाद लिली ने अपना स्वार्थ चुना और चुपचाप चलकर रीफ के बगल में खड़ी हो गई। रीफ ने अहंकारी नादिया से शांति से कहा कि वे वैसे किसी सफाई का मोहताज बिल्कुल नहीं है, लेकिन अगर वो इतनी ही जिद कर रही है तो वो आज सच्चाई बता ही देगा। रीफ ने लिली पर एक नजर डाली। हालांकि लिली वहां थोड़ी बेचैन जरूर लग रही थी, परंतु वो पूरी मजबूती के साथ रीफ की ढाल बनकर उसके पीछे खड़ी थी। रीफ पूरी तरह जानता था कि लिली वहां क्यों खड़ी थी। उसने शांति से बताया कि लिली की रियल एस्टेट कंपनी के जरिए आज दोपहर ही उसने जेड रिवर एस्टेट में एक नया आलीशान घर खरीदा है। इसी वजह से लिली की कंपनी ने उसे यहाँ भेजा है ताकि वो नए घर का बिस्तर चुनने में उसकी सहायता करे। रीफ ने पूछा कि क्या इस बात में किसी को परेशानी है। ये सुनते ही नादिया का मुंह खुला रह गया था। वो चीखी कि क्या उसने वाकई जेड रिवर एस्टेट में महंगा घर खरीदा है। नादिया की आवाज हैलानी के कारण तेजी से ऊंची होकर कलेश मचा रही थी। उस वक्त जेड रिवर एस्टेट उस शहर का सबसे मशहूर और आलीशान रियल एस्टेट ब्रांड था जो बेहतरीन जगह पर बना था। तभी छपरी आशिक ड्रेक, जो अब तक चुप था, अचानक बोल पड़ा। उसने नकली हंसी हंसते हुए तंज मारा कि क्या रीफ ने वहां जगह ली है। उसने मजाक उड़ाते हुए पूछा कि वहां प्रति स्क्वायर मीटर का दाम कितना भयंकर है। ड्रेक के छोटे दिमाग में रीफ की वही पुरानी कमजोर छवि थी। वो मानता था कि रीफ एक डरपोक कर्मचारी है जो 10,000 कमाता है। ड्रेक की नजरों में ऐसे आम आदमी की कोई औकात बिल्कुल नहीं थी जिसका आसानी से वहां पर टिकट कट जाए खुद। जैसे ही ड्रेक की घटिया बकवास पूरी हुई, रीफ ने अपना सिर घुमाया और सीधा उसकी आंखों में पूरी शांति से घूरा। रीफ की इस डरावनी नजर ने ड्रेक को अंदर तक बुरी तरह हिला दिया। ड्रेक को एक अजीब सा भयंकर डर महसूस हुआ। उसके सामने खड़ा नया रीफ अब वो पुराना कमजोर इंसान बिल्कुल नहीं था। रीफ ने एक शब्द नहीं कहा, फिर भी उसकी खामोश ताकत ने ड्रेक का पूरा सिस्टम हैंग कर दिया था। रीफ ने कुछ पल उसे घूरा और फिर चुपचाप नजर हटा ली। उसे यहाँ लड़ाई करने का कोई शौक नहीं था क्योंकि वो छपरी ड्रेक उसके लायक बिल्कुल भी नहीं खड़ा था। वो 2 कौड़ी का ड्रेक बस एक सस्ते होटल का मालिक था जिसकी औकात 20 या 30 मिलियन की थी। एक वक्त था जब रीफ उसे अमीर मानता था, परंतु आज रीफ के पास 70 मिलियन कैश थे। उसके बिलियनर सिस्टम के प्लॉट आर्मर ने ऐसी एबिलिटी दी जिसके सामने सब रद्दी थे। रीफ शांत जरूर था, पर वो सबका हिसाब रख रहा था। एक दिन इन सब की पेटी बना दी जाएगी अच्छे से, पर अभी वो सिर्फ मजाक का आनंद लेना चाहता था। वो लिली की ओर घूमा और उसने शांति से कहा कि वो खुद इन दोनों बेवकूफों को आलिशान घर का पूरा असली सच बता दे। लिली, जो अब तक इंतजार कर रही थी, एक शातिर खिलाड़ी बन गई। उसने नादिया की तरफ देखकर एक जहरीला तीर छोड़ा कि नादिया ने आज सोने की खान खो दी है। फिर लिली का दिमाग लालची पेशेवर रूप में बदल गया। उसने चमचमाती मुस्कान के साथ ड्रेक को देखकर उसकी औकात दिखाते हुए जोर से बताया,
उसने कहा कि श्रीमान रीफ ने आज ही जेड रिवर एस्टेट में उस सबसे बड़े क्राउन यूनिट के लिए पूरे 30 मिलियन का भुगतान किया है। वो आलिशान घर 680 स्क्वायर मीटर का है और अब रीफ उनकी कंपनी का सबसे खास ग्राहक बन चुका है वहां पर आज। ये सुनते ही उस दुकान का माहौल बर्फ जैसा ठंडा पड़ गया। नादिया और ड्रेक वहीं पत्थर की तरह जमे हुए खड़े रह गए। उनका दिमाग इस भयंकर जानकारी को हजम नहीं कर पाया। नादिया पर इसका ऐसा असर हुआ मानो किसी ने उसके सिर पर हथौड़ा मारकर उसे पैक कर दिया हो। उसकी उंगलियां अजीब तरीके से कांपने लगी। उसका पूरा सिर चकरा गया था क्योंकि वो मानती थी कि रीफ के एक पैसे पर उसकी पकड़ थी। 30 मिलियन अचानक आसमान से कहां से टपके। सन्नाटा इतना गहरा था कि उस अहंकारी औरत के चेहरे का रंग उड़ गया और वो भूत जैसी सफेद पड़ गई थी। नाडिया ने अपनी जलती हुई आंखों से रीफ को घूरा और अचानक दुकान का सारा शोर उसके लिए जैसे गायब ही हो गया। उसका पूरा चेहरा भूत जैसा सफेद पड़ गया था और उसके चेहरे से सारा रंग उड़ चुका था। गुस्से और भयंकर सदमे के कारण उसकी उंगलियों के जोड़ बिल्कुल सफेद पड़ गए थे। उसने अपने दांत पीसते हुए बड़ी मुश्किल से थूकते हुए शब्दों में पूछा कि आखिर 30 मिलियन कहां से आए। उस अहंकारी औरत की आवाज किसी कर्कश चुड़ैल जैसी लग रही थी, जिसमें गहरा सदमा और भयंकर क्रोध भरा था। दूसरी तरफ हमारा हीरो रीफ पूरी शांति से खड़ा उसकी इस बकवास को सुन रहा था। रीफ के लिए यह कोई नई बात नहीं थी, क्योंकि वो पिछले 16 सालों से उस जहरीली औरत की यही बकवास लगातार सुनता आ रहा था। वो औरत हमेशा खुद को महारानी और रीफ को अपना नौकर समझती थी। रीफ ने एक लंबी और ठंडी सांस छोड़ी। पिछले 16 सालों का वो घुटन भरा दबाव आज वो सब याद आकर भी उसे जरा सा भी परेशान नहीं कर रहा था। इस वक्त जो भी क्रिंज कलेश वहां हो रहा था वे रीफ के लिए जाना पहचाना था, परंतु आज उसके पास प्लॉट आर्मर था। रीफ उस पागल औरत से बेहतर जानता था कि 30 मिलियन का वो भारी आंकड़ा उस लालची औरत के दिल पर कितना गहरा घाव कर रहा था। लेकिन रीफ के लिए अब इन सब बेकार बातों का कोई भी मायने नहीं बनता था। उस जहरीली औरत का अब रीफ से कोई भी वास्ता नहीं बचा था और वो भारी घुटन का बोझ अब पूरी तरह से प्राचीन इतिहास बन चुका था। रीफ अब बिल्कुल आजाद और ताकतवर था। अब रीफ को अपनी बेटी की भावनाओं को ठेस पहुंचाने के डर से चुपचाप दबकर रहने की कोई भी जरूरत नहीं थी। अब उसे खोखले रिश्ते का नकली नाटक नहीं करना था। रीफ ने बहुत ही शांत और ओवरपावर्ड आत्मविश्वास के साथ जवाब दिया कि उसने ये सारे पैसे खुद अपनी मेहनत से कमाए हैं। उसने पूरी शांति से पूछा कि क्या इस बात से किसी को तकलीफ हो रही है। रीफ का एक एक शब्द इतना हल्का था जैसे उनका वजन ही ना हो, परंतु उन शब्दों ने इन दोनों का सिस्टम हैंग कर दिया था। फिर रीफ ने निगाहों को धीरे से नाडिया और उसके छपरी आशिक ड्रेक दोनों पर घुमाया। रीफ ने तंज कसते हुए कहा कि नाडिया, सिर्फ इसलिए कि उसने कभी कुछ बोला नहीं, इस बात का यह मतलब नहीं कि उसे कुछ पता नहीं था, सब मालूम था। रीफ ने पूछा कि इतना नीच काम करने के बाद क्या उसके पास सवाल पूछने की थोड़ी सी भी हिम्मत बची है। रीफ को उस औरत के घटिया जवाब का बिल्कुल भी इंतजार नहीं था। उसने झटके से नाडिया का हाथ झटका और बिना पीछे मुड़े वहां से शांति से निकल गया। नाडिया ने सपने में भी नहीं सोचा था कि जो इंसान 16 साल तक उसकी हर एक बात मानता था, आज अचानक इतना मजबूत कैसे हो गया। वो औरत पीछे से पागलों की तरह चीखती रही कि जब तक उसे जवाब नहीं मिलेगा वह कहानी खत्म नहीं होगी। लेकिन रीफ अब पूरी तरह से आजाद हो चुका था। रीफ के निकल जाने के बाद वे तीनों लोग दुकान के अंदर अजीब से सन्नाटे में खड़े रह गए। लिली ने जल्दी से उस भयंकर माहौल को ठीक करने की कोशिश की, जिससे नाडिया का दिमाग और खराब हो गया। वो औरत एक इलॉजिकल सीरियल की वैम्प की तरह पागलों वाली हरकतें करने लगी, इस बात की परवाह किए बिना कि पूरे मॉल की भीड़ उनका तमाशा देख रही है। वो जोर जोर से रीफ की नकली कमियों को सबको गिनवाने लगी। इस पूरे कलेश को देखते हुए लिली वहीं चुपचाप खड़ी रही और अंदर ही अंदर सिर हिलाने लगी। नाडिया की सस्ती इमेज पूरी तरह से टूट चुकी थी। वहीं दूसरी तरफ वो छपरी आशिक शांति से खड़े होकर ये पूरा ओवर ड्रामेटिक नाटक देख रहा था। उसके चेहरे पर खुली चिढ़ और गुस्सा साफ झलक रहा था। असल में ड्रेक का नाडिया के साथ रिश्ता कभी गंभीर नहीं था। वो औरत सुंदर जरूर थी और एक शादीशुदा औरत के साथ चक्कर चलाने का एक अलग ही लुक्खेपन का रोमांच था, परंतु उसने सपने में भी नहीं सोचा था कि नाडिया सच में तलाक ले लेगी। अब इस मॉल के बीचों बीच वो जो भयंकर तमाशा कर रही थी, उसे देखकर ड्रेक के अंदर बची हुई थोड़ी इज्जत पूरी तरह से उड़ गई थी। उसे अचानक उस आजाद रीफ पर सच में बहुत तरस आने लगा था। 16 साल तक ऐसी आग बबूला और पागल औरत के साथ रहना किसी भयंकर नरक से कम बिल्कुल नहीं था। भीड़ बढ़ रही थी और मॉल की सिक्योरिटी तेजी से उनकी तरफ आने लगी थी। ड्रेक और लिली ने जल्दी से उस पागल औरत को पकड़ा और बड़ी मुश्किल से उसे शांत करके बाहर निकाल ले गए ताकि उनका टिकट ना कट जाए।
नाडिया को छोड़कर लिली चुपचाप अकेले एक कैब करके अपने उस पुराने खस्ता हाल और सस्ते किराए के मकान में वापस आ गई, जहां वो कई सालों से अकेले रह ही रही थी। रात के अंधेरे में वो अपने छोटे से बिस्तर पर लेटी हुई थी, परंतु उसे नींद बिल्कुल नहीं आ रही थी। दोपहर के उस कलेश का हर एक दृश्य उसके लालची दिमाग में बार बार घूम रहा था। उसने उस महंगे और लिमिटेड एडिशन वाले बैग को देखा जिसे उसने बड़ी हिफाजत से शेल्फ पर रखा था। वो बैग उस 50 स्क्वायर मीटर की भीड़भाड़ वाले अपार्टमेंट में पूरी तरह बेकार लग रहा था। बिना किसी चेतावनी के उसके दिमाग में अचानक रीफ का शांत चेहरा उभरकर सामने आ गया, और साथ ही 680 स्क्वायर मीटर वाले आलीशान पेंट हाउस की तस्वीर भी ठीक झलकी उठी। अचानक लिली के लालची सीने में एक स्वार्थी विचार जन्म लेने लगा। वो सोचने लगी कि वह क्या कर रही है। वह तो नाडिया का पति था, लेकिन उसने देखा कि उसके पास अपना कुछ नहीं है। अब रीफ और नाडिया का तलाक हो चुका था। एक आलीशान जिंदगी का सुनहरा मौका ठीक उसके सामने था। उस लालची लिली ने सांस छोड़ी और बैग की चमक ने लालच को जीत लिया। उसने फोन उठाया और तुरंत कॉल मिला दी ताकि वह नए बफ का फायदा उठा सके। रीफ ने शांति से फोन उठाया। लिली ने नाटक किया और नाडिया की बुराई की। रीफ समझ गया, दोनों लालची औरत है। जो आलीशान पेंट हाउस के सोफे पर शांत और ओवरपावर्ड आत्मविश्वास के साथ बैठा था, वो फोन के किनारे पर उंगली फिरा रहा था। लिली की बातें सुनकर रीफ चौंक गया। उसे उम्मीद नहीं थी कि लिली अपनी सहेली के बारे में जहरीली बातें बोलेगी, परंतु जब रीफ ने कलेश और लिली की हरकतों पर गौर किया तो हैरानी नहीं हुई। जैसे कहते हैं, एक ही थाली के चट्टे बट्टे, वही हाल दोनों औरतों का था। लिली और नाडिया सालों से गहरी दोस्त थीं। ये एक भयंकर राज खोलता है। असल में ये दोनों एक जैसी लालची औरत थीं। दोनों बदिमाग पैसे और आरामदायक जिंदगी की तरफ भागता था। अंतर बस इतना था कि नाडिया लालच बेशर्मी से दिखाती थी, जबकि लिली लालच को मीठी बातों के गिलाफ में लपेटना जानती थी। लिली एक शातिर खिलाड़ी थी। रीफ शांत आम इंसान रहा हो, पर वह लोगों को पढ़ना जानता था। वह इन औरतों के दिमाग को पढ़ सकता था। रीफ ने लिली को शांति से जवाब दिया कि नाडिया हमेशा से स्वार्थी थी। उसे समझाना बेकार था क्योंकि उस पर असर नहीं होता था। रीफ ने बताया कि अब उसे उस पागल औरत के कलेश से फर्क नहीं और आगे के ड्रामे के लिए वह तैयार है। उसने अपना सिस्टम मजबूत कर लिया था। लिली ने चालाकी से विषय बदला। उसने पूछा कि दोपहर को जो महंगे बिस्तर चुने थे, क्या दुकान ने सामान पहुंचा दिया है? उसकी आवाज असली थी। रीफ ने हंसते हुए बताया कि सामान उसके सामने आया है और वह कर्मचारियों को डब्बों को खोलते हुए देख रहा है। उसने लिविंग रूम में फैले डब्बों को घूरा और बताया कि पूरे घर में पैकिंग का कचरा भरा पड़ा है। ये सुनते ही लालची लिली की आंखों में चमक आ गई। उसने बिना देरी किए प्रस्ताव रखा कि वह अभी आकर सामान समेटने में मदद करना चाहती है। उसके प्रस्ताव के पीछे भयंकर लालच था। बिस्तर का जिक्र इत्तेफाक नहीं था, बल्कि शातिर औरत की योजना थी ताकि वह घर में घुस सके। रीफ ने हंसकर पेशकश ठुकराया और कहा कि वह उसे परेशानी में नहीं डालना चाहता। लिली पहले ही उसके साथ भाग दौड़ कर रही थी, परंतु लिली मानने वाली नहीं थी। उसका लालच ओवरपावर्ड हो चुका था। उसने मस्का लगाते हुए बताया कि रीफ की प्रॉपर्टी ने धंधे का बफ बढ़ा दिया है और बैग के लिए उसे धन्यवाद करना चाहिए। उसने जिद पकड़ी कि वह आएगी क्योंकि रीफ को बिस्तर लगाना नहीं आता। अंत में रीफ ने हामी भरी और कहा कि वे साथ खाना खाएंगे। लिली ने जल्दी कॉल काटा और कैब में बैठ गई। आधे घंटे बाद वो जेड रिवर एस्टेट के बाहर खड़ी थी। दूसरी तरफ पुराने साधारण अपार्टमेंट में भयंकर कलेश शुरू हो चुका था। जैसे ही बुद्धि ग्लोरिया ने खबर सुनी कि रीफ ने 30 मिलियन का पेंट हाउस खरीदा है, उसके हाथों से बेलन छूटकर जमीन पर गिर गया। उसका सिस्टम हैंग हो गया। वह पागलों की तरह रसोई से बाहर आई। सोफे पर बैठा निठल्ला लड़का डेक्स, जो वीडियो गेम खेल रहा था, जमीन से उछल पड़ा। उसने नाडिया से पूछा कि क्या सच में उस आदमी ने अकेले एक घर पर 30 मिलियन उड़ा दिए और क्या नाडिया ने खुद महल देखा है? नाडिया ने गुस्से में जवाब दिया कि उसने प्रॉपर्टी नहीं देखी, परंतु सहेली लिली ने सारी बात बताई है। उस घमंडी औरत के दिमाग में बस वह 30 मिलियन और जेड रिवर एस्टेट का नाम हथौड़े जैसा बज रहा था। बुद्धि ग्लोरिया बेचैन होकर चिल्लाई कि लिली को इन आलीशान बातों का पता कैसे चला? नाडिया ने कड़वाहट से बताया कि लिली रियल एस्टेट का धंधा करती है और रीफ ने नया घर लेने के लिए उसी चालाक औरत को कॉल किया था। वह औरत अपना क्रिंज नाटक दिखाने लगी कि वह पूरी तरह से अंधी हो चुकी थी। वह पछताने लगी कि रीफ के पास पैसा था, पर उसने कभी परिवार नहीं समझा। ग्लोरिया ने रोते हुए अपनी जांघ पर थप्पड़ मारा और चीखने लगी। डेक्स का गेम से ध्यान हटा। डेक्स ने इल्जाम लगाया कि रीफ ने सभी को धोखा दिया है। वह बोलने लगा कि उस आदमी ने अकेले एक घर पर 30 मिलियन उड़ाए हैं। इसका मतलब है कि उसके पास और भी भयंकर पैसा गुप्त रूप से छिपा हुआ है। उस छोकरे की आंखों में लालच का नशा था। ग्लोरिया क्रोध में भड़क उठी और डेक्स को फटकारते हुए बोली कि वह उस धोखेबाज को जीजा क्यों बुला रहा है। वे सब 16 साल तक एक छत के नीचे थे, पर उस आदमी ने हमेशा उन्हें अनजान लोगों की तरह देखा। ग्लोरिया जमीन पर बैठकर झूठी आवाज में विलाप करने लगी। इन लालची लोगों का रोना सुनकर डाइनिंग टेबल पर बैठा बुढ़ा जेरल, जो आराम से शराब पी रहा था,
उसने गुस्से में चॉपस्टिक टेबल पर पटक दी। उसने चिल्लाकर शांत होने को कहा। ग्लोरिया आग बबूला हो गई और पति को बेकार कह कोसा। उसने ताना मारा कि बेटी दुख से गुजर रही है और वह बेफिक्री से पी रहा है। ग्लोरिया ने श्राप दिया कि यह शराब उसकी पेटी बना देगी। वह चीखी कि बुढ़ा आलसी भालू जैसा है। जेरल्ड ने अकड़ दिखाते हुए कहा कि इन सब का दिमाग घुटनों में है। उसने कानूनी ज्ञान बांटते हुए बताया कि अगर रीफ ने शादी के दौरान पैसे छुपाए थे तो यह गैर कानूनी है। इस प्लॉट आर्मर को पकड़कर वे रीफ को आसानी से कोर्ट ला सकते हैं। जेरल्ड ने आत्मविश्वास से अपना शराब का गिलास उठाया और जोर से टेबल पर पटक दिया। गिलास टकराने की आवाज ने पूरे कमरे को शांत कर दिया। डेक्स की आंखें नई एबिलिटी सुनकर फटी रह गई। उसने पिता की हाँ में हाँ मिलाई और बोला कि इंटरनेट पर उसने ऐसे केस देखे हैं जहां पैसे छुपाने वाले आदमी को मजबूर होकर करोड़ों रुपए सौंपने पड़ते हैं। डेक्स की आंखों में लालची चमक थी। उसने नाडिया को भड़काया कि वे उस धोखेबाज का टिकट कट देंगे और आखिरी डॉलर तक निकलवाएंगे। ग्लोरिया चीखी कि वे दया नहीं दिखाएंगे। नाडिया चुपचाप खतरनाक योजना बुन रही थी। जेरल्ड ने नाडिया से कहा कि वह अभी रीफ के पास जाकर कलीश ना करे। उसने बताया कि उसका एक पुराना दोस्त अब एक लॉ फर्म में पेशेवर वकील है। वह अगले दिन उस वकील से कॉल करेगा और नाडिया उससे मिलकर मामला ठीक करेगी। नाडिया ने ठंडी आवाज में हामी भरी कि वह उसे आलीशान जिंदगी ऐसे नहीं जीने देगी। वह उस वकील के पास जरूर जाएगी। कलेश अभी खत्म नहीं हुआ था। तभी अचानक से ग्लोरिया को कुछ पुरानी बात ठीक से याद आ गई और वह जोर से चीखी और बोली, रुको नाडिया। उस लालची बुद्धि ने पूछा कि नाडिया ने बताया था कि उसने रीफ और लिली को मॉल के उस आलीशान ब्रांड स्टोर में देखा था, परंतु वह रीफ तो लिली के जरिए सिर्फ एक घर खरीदने गया था ना, तो फिर वे दोनों एक साथ महंगी दुकान में ऐश क्यों कर रहे थे। नाडिया ने चिढ़कर गुस्से में मुंह बनाया और जवाब दिया कि वह पहले ही बता चुकी है कि आलीशान महल खरीदने के बाद रीफ को नए बिस्तर लेने थे, इसलिए लिली की कंपनी ने उसे सहायता के लिए साथ भेजा था। लेकिन बूढ़ी ग्लोरिया का शातिर दिमाग इस बेकार और इलॉजिकल कहानी को हजम नहीं कर पा रहा था। उसने क्रिंज नाटक करते हुए कहा कि भला बिस्तर खरीदने के लिए कोई लग्जरी बैगों की दुकान में क्यों जाएगा, ऐसी महंगी दुकानों में बिस्तर कहाँ मिलते हैं। ये बात सुनते ही नाडिया का सिस्टम हैंग हो गया और उसे जोर का झटका लगा। उसे अच्छे से याद आया कि जब रीफ उनके सामने से निकला था तो उसने सर से पांव तक बेहद महंगे डिजाइनर कपड़े पहने हुए थे। उसका एक एक कपड़ा उसकी ओवरपावर्ड अमीरी की चीख चीख कर गवाही दे रहा था। और सबसे बड़ी चोट तो यह थी कि लिली के हाथ में उस महंगे ब्रांड का एक नया चमचमाता लग्जरी बैग था। नाडिया ने वो आलीशान बैग दुकान में ठीक से देखा था और उसकी कीमत 20,000 से भी कहीं ज्यादा थी। ये सोचते ही नाडिया की आवाज धीमी पड़ गई और उसकी आंखों में भयंकर जलन पूरी तरह से भर गई। वह महंगा बैग ऐसी आलीशान चीज थी जिसे वह हमेशा से पाना चाहती थी, परंतु उसके पास इतने पैसे कभी नहीं आते थे। बूढ़ी ग्लोरिया ने एक जहरीला तीर छोड़ते हुए पूछा कि कहीं वे दोनों सच में एक साथ तो नहीं घुल मिल गए हैं। ये सुनते ही नाडिया आग बबूला हो गई और चिल्लाई कि उसकी माँ आखिर क्या बकवास कर रही है। उसने रोते हुए दावा किया कि लिली उसकी सबसे पक्की सहेली है और वह ऐसी घटिया हरकत कभी नहीं करेगी। परंतु चालाक ग्लोरिया हंसी और उसने सटीक तंज कसते हुए समझाया कि इतने झूठे विश्वास में मत फंसी रहो। अब तुम दोनों का तलाक हो चुका है और रीफ के पास अचानक से भयंकर पैसा और नया बफ आ गया है। क्या वह लालची लिली इस आलीशान मौके को कभी छोड़ देगी? ग्लोरिया ने कहा कि लिली के उस भोलेपन के नाटक में मत फंसना। वह औरत बाहर से भोली पर अंदर से बेहद शातिर खिलाड़ी है। ग्लोरिया बेटी के चेहरे पर उड़ते रंग देख रही थी। वह समझ गई कि उसने सही जगह पर भयंकर चोट की है। उसने आगे कहा कि लिली के पहनावे पर गौर करो। वह हमेशा आकर्षक और चुस्त कपड़े पहनती है जिसे देखकर किसी भी नॉर्मल मर्द का टिकट कट सकता है। अपनी माँ के मुंह से ये सारी बातें सुनकर नाडिया गुस्से और बेचैनी से बिल्कुल लाल पड़ गई। उसकी उंगलियां गुस्से से सफेद पड़ गईं और उसकी छाती में घुटन होने लगी। उसने नीचे अपने खुद के साधारण कपड़ों को देखा। वह उन बीते सालों के बारे में सोचने लगी जो उसने रीफ के साथ बिताए थे। उसे याद आया कि कैसे रीफ शादी में उसके करीब आने से हमेशा बचता था। उसने कई बार रोते हुए कलेश किया था और पूछा था कि क्या वह बदसूरत है। हर बार रीफ इन बातों को झुठला देता था, परंतु नाडिया ने कभी विश्वास नहीं किया। इंसान तब तक खुद पर शक नहीं करता जब तक उसके सामने तुलना करने के लिए कोई ना हो। जब भी नाडिया लिली के साथ होती, वह हमेशा लिली की आकर्षक छवि से बुरी तरह जलती थी। लेकिन जब भी नाडिया अपनी जलन दिखाती तो लिली उसके पास आकर झूठा क्रिंज नाटक करती। वो धीरे से फुसफुसाती कि असल में वह खुद नाडिया से जलती है। लिली झूठ बोलती कि नाडिया का पतला शरीर बिल्कुल बेहतरीन और सुंदर है, जबकि लिली का अपना भारी शरीर उसके लिए मुसीबत है। लिली की इन झूठी बातों से नाडिया को शांति मिलती थी। वह हमेशा रीफ की दूरी को उसकी बेवकूफ़ी समझती थी। लेकिन आज ग्लोरिया की बातों ने उसके दिमाग के सारे पुराने तार हिला दिए। एक भयंकर सच्चाई उसके सामने नाच रही थी जिसे वह नज़रअंदाज नहीं कर सकती थी। वह आज दोपहर मॉल में लड़ने में व्यस्त थी कि उसने छोटे तथ्यों पर ध्यान नहीं दिया। अगर वे दोनों बिस्तर लेने गए थे तो वे महंगी लग्जरी दुकान में क्या कर रहे थे? और वह चमचमाता बैग क्या उसने खुद खरीदा था या नई एबिलिटी वाले रीफ ने तोहफे में दिया था? रीफ के पास अब पैसों का प्लॉट आर्मर था तो एक बैग खरीदना आसान था।
ये सोच आते ही नाडिया की छाती दर्द से फटने लगी। वह पागलों की तरह तुरंत वहां जाकर कलेश करना चाहती थी, परंतु उसके शातिर दिमाग ने उसे रोक लिया। पहली बात, उनका तलाक हो चुका था। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि लक्ष्य रीफ के छिपे हुए करोड़ों रुपए लूटना था। उन दोनों के बीच जो दृश्य चल रहा हो वह इंतजार कर सकता है। उसे लिली पर डर लगने लगा था। अगर लिली सच में रीफ को फंसाने की कोशिश कर रही है तो क्या होगा? वह भयंकर जलन में जल रही थी। उसे इस बात का अंदाजा नहीं था कि जिसका उसे डर था वही असलियत अब शुरू हो चुकी थी। वहीं दूसरी तरफ जेड रिवर एस्टेट के आलीशान महल में लिली मेहनत से नए बिस्तर को सजाने में लगी थी। उसने एक नकली बहाना बनाकर कर्मचारियों को वहां से भगा दिया था। अब वह अकेले पर्दे और चादरें ठीक कर रही थी। बड़ी देर संघर्ष करने के बाद वह भारी डींबे को कवर में डालने में विफल रही। अंत में थककर उसने रीफ से सहायता मांगी। रीफ मुस्कुराते हुए आगे बढ़ा। जब लिली परेशान थी तब रीफ ने पहले सहायता करनी चाहिए थी, पर उस ओवर ड्रामेटिक औरत ने उसको दूर कर दिया था। लिली ने एक बेहद चुस्त टी शर्ट पहनी थी। हर बार जब वह झुकती वह रीफ का ध्यान भटकाती। रीफ का सिस्टम हैंग होने वाला था। फिर लिली देखती रही जब रीफ ने आसानी से ड्यूवे फिट कर दिया। खाने का सुनकर लिली खिल उठी। वह जल्दी आत्मविश्वास से उस ओवरपावर्ड मोटरसाइकिल पर जा बैठी। सफर शुरू हुआ। लिली, जिसके दिमाग पर पहले से ही आलिशान महल का भूत सवार था, उसने अपना हेलमेट का स्ट्रैप बांधते हुए ऐसी झूठी और नकली हंसी हंसी जो किसी ओवर ड्रामेटिक सीरियल की वैम्प जैसी प्रतीत हो रही थी। वो दिखावा कर रही थी कि उसे महंगी चीजों की औकात का अंदाजा नहीं है। तभी हमारे हीरो रीफ ने, जिसका नया सिस्टम उसको ताकतवर दिशा में ले जा रहा था, बेफिक्री और आत्मविश्वास के साथ उस महंगी मोटरसाइकिल की सीट पर थपथपाया। उसने आम लहजे में कहा कि लिली जब भी घूमना चाहे वो बस एक कॉल करे और वो उसको जरूर घुमाएगा। लिली, जो शातिर भेड़िया थी, उसने इस बात का असली मतलब तुरंत पकड़ लिया। उसने बिना शर्म के अपने नर्म हाथों को आगे बढ़ाया और रीफ की चौड़ी कमर के चारों ओर उन्हें मजबूती से लपेट लिया। जरा सोचिए भाइयों, ये वही औरत है जो कभी नाडिया की सबसे सच्ची सहेली होने का क्रिंज नाटक करती थी, परंतु अब अचानक से अमीर दोस्त के करीब आकर उसने सारी मर्यादा का टिकट कट दिया था और वो पूरी तरह बहक चुकी थी। उन दोनों ने उस रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स से निकलकर बाईं ओर गाड़ी मोड़ ली और सिर्फ 2 मिनट के छोटे सफर में ही वे उस शहर की भीड़-भाड़ वाली पैदल चलने वाली सड़क पर आकर खड़े हो गए। रीफ ने अपनी ओवरपावर्ड गाड़ी को पूरी शान के साथ उस इलाके के सबसे आलीशान पेनिनसुला बिस्ट्रो की तरफ मोड़ दिया, जहां गरीबों का सिस्टम हैंग हो जाता था। वहां पहुंचते ही रीफ ने किसी बड़े बादशाह की तरह दरवाजा खोला और लिली को पहले अंदर आने दिया। जैसे ही उन दोनों ने शानदार रेस्टोरेंट के अंदर कदम रखा, एक खूबसूरत कर्मचारी नम्रता से उनके सामने आई। उसने थोड़ा झुककर आदर के साथ उनका स्वागत किया। उसने पूछा कि क्या उन्होंने इस आलीशान जगह पर आने के लिए पहले से टेबल बुक कर रखा है। रीफ ने अपनी अमीरी का प्लॉट आर्मर दिखाते हुए शांति से पूछा कि क्या इस जगह रिजर्वेशन की जरूरत पड़ती है। सर्वर ने जवाब दिया कि आमतौर पर जरूरत नहीं होती, परंतु उसने बताया कि उनके कुछ बेहद खास और शानदार 5 IP प्राइवेट कमरों में खर्च की बड़ी सीमा होती है, इसलिए वहां की बुकिंग पहले करनी पड़ती है। रीफ ने अपनी अमीरी का बफ दिखाते हुए काउंटर पर थपथपाया। रीफ ने शांति से पूछा कि क्या इस वक्त कोई भी आलीशान प्राइवेट कमरा खाली मिल सकता है। सर्वर ने जानकारी दी कि पहले फ्लोर पर मिलान स्वीट और दूसरे फ्लोर पर बेहतरीन रिवर व्यू कमरा खाली पड़ा है। उसने बताया कि ये दोनों उनके सबसे महंगे प्रीमियर 5 IP कमरे हैं। मिलान स्वीट में कम से कम 5,800 रुपए और रिवर व्यू कमरे का खर्च 8,888 रुपए है। सर्वर ने जब देखा कि रीफ शांत खड़ा है तो उसने जल्दी से जोड़ा कि नीचे आम डाइनिंग इलाके में भी जगह उपलब्ध है जो शायद सस्ती रहेगी। परंतु हमारा हीरो रीफ, जिसके पास पैसों का समुंदर था, उसने बिना सोचे मना कर दिया और सीधे दूसरे फ्लोर वाले रिवर व्यू कमरे की मांग कर डाली। असल में रीफ इसलिए शांत खड़ा था क्योंकि वो पहली बार आलीशान जगह पर आया था और वहां की भयंकर खूबसूरती देखकर उसका दिमाग हैंग हो गया था। 8,000 रुपए की रकम मामूली और तुच्छ थी। ये सुनते ही लालची लिली ने अपना घटिया क्रिंज नाटक शुरू कर दिया। उसने झूठी चिंता जताते हुए चिल्लाकर कहा कि रीफ, उन्हें इतना महंगा कमरा लेने की कोई आवश्यकता नहीं है, वे आम इलाके में ही खाएंगे। दोस्तों, लिली अंदर से चाह रही थी कि रीफ उस पर लाखों उड़ाए, परंतु बाहर से बेचारी बनने का नाटक ऐसे कर रही थी जिसे देखकर किसी को गुस्सा आ जाए। रीफ ने हंसकर उसकी इलॉजिकल बकवास को काट दिया और तंज कसते हुए बताया कि एक औरत जब ये कहती है कि उसे कुछ नहीं चाहिए तो उसका असली मतलब हमेशा कुछ और ही होता है। लिली ने बचकानापन दिखाते हुए और होठ पिचकाते हुए झूठी नाराजगी जताई और बोली कि रीफ हमेशा बातों का गलत मतलब निकालता है। रीफ ने तब सख्त आवाज में अपना आदेश दिया, जिसमें बहस की कोई गुंजाइश नहीं थी। उसने तुरंत सर्वर को उन्हें ऊपर ले चलने को कहा। सर्वर मुस्कुरान के साथ उन्हें रास्ता दिखाने लगी। इस मजाक को देखकर सर्वर ने ऐसा नाटक किया जैसे उसने कुछ सुना ही ना हो। कमरे में पहुंचते ही लिली ने हवा में उड़ते हुए आश्चर्य से कहा कि ये जगह सच में आलीशान है। कमरे को देखते ही रीफ भी अंदर से हैरान था।
कमरा पूरी तरह बंद नहीं था, बल्कि आधा खुला एक चमत्कारी नज़ारा था। अंदर का हिस्सा महंगे तरीके से सजा था, जिसमें आलीशान लकड़ी का फर्नीचर मखमल जैसा सुनहरा एहसास दे रहा था। जैसे ही कांच का दरवाजा खुला, बाहर एक आरामदायक बैल्कनी थी, जिसके चारों ओर महंगे पौधे लगे थे। बीच में एक आकर्षक मेज थी। सफेद रंग और पौधों ने ऐसा जादुई एहसास पैदा किया मानो वे गुप्त बगीचे में हो। सामने चौड़ी जिन नदी बह रही थी और चमचमाती रोशनियां नदी के पानी पर चमक रही थी। ये नज़ारा भयंकर था। रीफ ने तारीफ की और कुर्सी पर बैठ गया। सर्वर ने आलीशान मेन्यू दिखाया। उसने बताया कि आज M12 वैग्यू खास है। रीफ ने अमीर होने का बफ दिखाते हुए एक ब्लैक ट्रफल और किंग क्रैब जल्दी लगाने का आदेश दिया। उसने बिना घबराए 5-6 महंगे पकवानों का आदेश दे दिया। रीफ ने वाइन खोलने का फरमान सुनाया। मेन्यू सर्वर को थमा दिया। बिल 20,000 युआन को छू रहा था, जिसे देखकर किसी की पेटी बना दी जाए। लिली ने फिर क्रिंज नाटक शुरू किया और पूछा कि क्या वे पैसे बर्बाद नहीं कर रहे। रीफ ने आत्मविश्वास से हाथ हिलाकर उसकी बकवास उड़ा दी और कहा कि खर्च की चिंता मत करो। खाना मजेदार लगा और बिल 23,000 युआन का आया। रीफ ने आसानी से कार्ड स्वाइप किया, जिससे लिली का लालची दिल झूम उठा। लौटते वक्त ठंडी हवा चल रही थी। लिली और चिपक गई थी। रीफ ने उस आज़ाद उड़न भरी रात में पूछा कि क्या वो उसे उसके घर छोड़ दे। लिली ने बहाना बनाया कि उसका इलाका खराब है, जहां टिकट कट सकता है, और आलिशान पेंट हाउस में रुकने की झूठी जिद की। वो लालची हालत बिस्तर घूर रही थी। रीफ शांति से हंसा और लिली को अमीरी के नए सिस्टम में पूरी तरह पैक कर दिया गया। रात पूरी तरह शांति और नरम गर्माहट के आगोश में आसानी से गुजर चुकी थी। अगली सुबह आखिरकार रीफ और आलीशान बिस्तर से पूरी तरह तरोताज़ा होकर उठ खड़ा हुआ। वहीं दूसरी तरफ लालची लिली ने सुबह होते ही अपना ओवर ड्रामेटिक क्रिंज नाटक तुरंत शुरू कर दिया। वो शातिर औरत रीफ के और भी ज़्यादा करीब आने और उससे बुरी तरह चिपकने की लगातार कोशिश कर रही थी, परंतु रीफ, जिसका दिमाग अब प्लॉट आर्मर के कारण पूरी तरह चौकन्ना हो चुका था, उसने उस औरत को एक हाथ की दूरी पर तुरंत रोक दिया। रीफ ने उसे गंभीर चेतावनी दी कि वो ऐसी हरकतें बिल्कुल न करे जिससे लोग आगे चलकर कलेश करें। लिली ने लालची पलकें झपकाई और सारा इशारा एक ही सेकंड में समझ गई। उसने वादा किया कि वो इस बात को हमेशा याद रखेगी और आगे ऐसी गलती दोबारा बिल्कुल नहीं करेगी। रीफ ने कड़े शब्दों में आदेश दिया कि वे दोनों जल्दी से तैयार हो जाएं, क्योंकि आज वो नई चमचमाती कार खरीदने जाएगा। एक आलीशान कार लिली के लिए और एक फ्लैगशिप कार खुद अपने लिए। रीफ ने विस्तार से बताया कि हर रोज उस भारी मोटरसाइकिल पर घूमना किसी भी लिहाज से आसान नहीं है। बाथरूम से ब्रश करते हुए लिली ने हैरानी से पूछा कि क्या रीफ इतना ज्यादा अमीर होने के बाद भी वो पुरानी मामूली नौकरी पर वाकई जाएगा। रीफ ने ठहराव के साथ जवाब दिया कि वो इतनी जल्दी काम नहीं छोड़ सकता, क्योंकि उसने वहां कई साल बिताए थे और वहां खुशी मिलती है। अपने पुराने ऑफिस दोस्तों के बारे में दिल से सोचकर रीफ के चेहरे पर एक प्यारी मुस्कान तैर गई। वो उनका टिकट नहीं कटाना चाहता था। लिली ने बड़ी उत्सुकता से पूछा कि रीफ कौन सी कार खरीदेगा। रीफ ने गर्व से बताया कि वो शोरूम की फ्लैगशिप सेडान खरीदेगा, क्योंकि सर्वशक्तिमान सिस्टम ने उसे नया भयंकर बफ दे दिया है। जब लिली ने लालच में पूछा कि उसके हिस्से में क्या आएगा, तो रीफ ने तंज कसते हुए बताया कि वो उसके लिए मिड साइज सेडान खरीदेगा। रीफ ने जहरीला ताना मारा कि वो नई कार नाडिया की उस खस्ता हाल गाड़ी से एक बड़ी साइज की पक्का है। ये भयंकर बात सुनकर लिली जोर जोर से वहां लगातार हंसने लगी। दोनों तैयार हुए और कैब लेकर सीधा शहर के सबसे बड़े ईस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑटो मार्केट निकल पड़े। वहां पहुंचकर वे सीधा अपने पसंदीदा आलीशान शोरूम में बिना रुके घुसे। रीफ ने लिली की कार के लिए लगभग 4 लाख युआन का भुगतान कच्चे कैश में आसानी से किया और रजिस्ट्रेशन पूरी तरह डीलर पर छोड़ दिया। दूसरे आलीशान शोरूम में थोड़ा ज्यादा समय लगा, जहां से रीफ इकलौती टॉप मॉडल ब्लैक फ्लैगशिप सेडान लेकर शान से बाहर आया। रीफ ने वहां ठीक 4 मिलियन युआन का भारी कैश आराम से दिया, जिसे देखकर लिली का सिस्टम पूरी तरह हैंग हो गया था। रीफ उस आलीशान गाड़ी की पिछली सीट पर नवाबों की तरह बैठा, जो फर्स्ट क्लास कैबिन जितनी बड़ी और सच में आरामदायक थी। उसने पूरे आत्मविश्वास से सबको वहां कहा कि असली जिंदगी जीने का असली मजा तो बस यही है आज। आगे लिली उस नरम ड्राइवर सीट का ठीक पूरा आनंद आसानी से ले रही थी और उसके होठों पर झूठी मुस्कान थी। रीफ ने आम लहजे में लिली से मजाक में पूछा कि क्या वो इस भारी गाड़ी को आसानी से सड़क पर चला सकती है आगे। लिली ने अपना भयंकर घमंड दिखाते हुए अहंकार से बताया कि उसके पास गाड़ी चलाने का पूरे 10 साल का भयंकर तजुर्बा है और वो एक्सपर्ट है। रीफ ने उससे थोड़ा मजाक करते हुए अपना नया प्रस्ताव रखा कि उसे सच में एक अच्छे पर्सनल ड्राइवर की सख्त जरूरत है यहाँ। उसने सीधे तौर पर पूछा कि क्या वो 2 लाख युआन हर साल के भारी बदले ये नया पार्ट टाइम काम ठीक से मेहनत से करेगी। लिली सस्ते खिलौने की तरह उछल पड़ी और तुरंत हाँ कर दी।
रीफ ने अपना फोन निकाला और बैंक ट्रांसफर करके उस लालची औरत की झूठी बोलती बंद कर दी। पैसा आसानी से मिलते ही लिली एक पेशेवर ड्राइवर बन गई और अपना नया आदेश मांगने लगी। रीफ ने आलीशान अंदाज में आदेश दिया कि वे अभी सीधा सिल्वर बे मॉल चलेंगे। लिली ने मॉल चलने से पहले कॉल करके बॉस को नौकरी छोड़ने की बात कह दी और तनख्वाह रखने को कहा। कॉल काटने के बाद वो औरत आज़ाद होकर गाड़ी तेजी से चलाने लगी। मॉल के दूसरे फ्लोर पर एक महंगे बुटीक में घुसते ही रीफ ने अलग महंगे कपड़ों पर इशारा किया और जल्दी पैक करने को दुकानदार से कहा। लिली खुशी और सदमे में पूरी तरह डूबी हुई थी क्योंकि उन कपड़ों की कीमत 30,000 युआन थी। रीफ ने बताया कि वो कपड़े उस पर जचते हैं, इसलिए वो उन्हें खरीद रहा है। लिली ने लालच में अपना हाथ रीफ के हाथ में फंसा लिया और क्रिंज तारीफ पूरी की। रीफ ने अपना कार्ड मशीन में डालते हुए जवाब दिया कि लिली के लिए महंगी चीजें खरीदने में उसे असली खुशी मिलती है। कपड़ों और जूतों का बिल 32,000 युआन था। रीफ जानता था कि लिली सिर्फ पैसों की चमक की वजह से खड़ी थी, पर उसे असली कोई फर्क बिल्कुल नहीं पड़ता था। जहां तक असली जज्बातों की बात है, 16 साल की घुटन भरी घटिया शादी ने उसके अंदर की असली भावनाओं की पेटी बना दी थी। रीफ ने लिली की तारीफ करते हुए नया आदेश दिया कि वो उसकी बेटी रेना के लिए बेहतरीन कपड़े चुने। लिली ने आत्मविश्वास से पूरी तरह कहा कि वो रेना को कॉलेज की सबसे आकर्षक और बेहतरीन लड़की बना देगी। यहाँ रीफ ने काउंटर पर अपनी उंगली थपथपाई और रेना का असली साइज बता दिया। लिली की महंगी पसंद के आगे नाडिया का घटिया टेस्ट कचरे जैसा ही था आज भी। लिली जानती थी कि रीफ के पास प्लॉट आर्मर है और रेना उसकी बेटी है हमेशा, इसलिए उस चतुर औरत ने कीमत की कोई भी चिंता नहीं की। वहां पर उसने रेना की आम जिंदगी को ध्यान में रखकर 2 आम और 2 खास कपड़े चुने। उनका पूरा असली बिल 1 लाख युआन को आसानी से पार कर गया था। रीफ ने बिना पल के झपकाए अपना अमीर असली कार्ड मशीन पर रगड़ दिया आगे। लिली वहां खड़ी ये सारी आलीशान चीजें अपनी फटी हुई आंखों से हैरानी में लगातार देख रही थी। दोस्तों, हर किसी के अपने राज होते हैं और लिली जानती हैं कि कब बेवकूफ़ों की तरह सवाल नहीं पूछने चाहिए। उसको इस एक बात से मतलब है कि रीफ जैसे ओवरपावर्ड इंसान के साथ चिपके रहने का मतलब है लग्जरी घर, टॉप टियर कार्स और हाई एंड लग्जरीज का कदमों में पड़े रहना। बस इतना काफ़ी है। उसने कभी परवाह नहीं की है कि लोग उसको मटेरियलिस्टिक बोलते हैं या गोल्ड डिगर बुलाते हैं। लिली 30s में है और वो जानती है कि जवानी की खिड़की हमेशा खुली नहीं रहती। अगर वो रीफ को फंसाकर ढलती जवानी का पूरा फायदा उठा सकती है तो वो गेम जीत चुकी है। नाडिया को बुरा लगता है, ये लिली की प्रॉब्लम नहीं है। दोस्तों, यहाँ भयंकर रोस्टिंग बनती है क्योंकि लिली की दुनिया में दोस्ती का सो कॉल्ड अटूट रिश्ता एक बेकार मजाक बन जाता है जिस पर लग्जरी कार्स और डिजाइनर चीजें आती हैं। ये गोल्ड डिगर लेवल मैक्स का बफ है। फिर भी उसको नाडिया के सामने सच्ची दोस्त होने का ढोंग रचाते रहना है। लिली को पता है कि अपनी काबिलियत पर वो इस हैवी इन्वेस्टमेंट के लायक बिल्कुल नहीं है। उसको असली वजह पता है कि रीफ उसके साथ इतना शानदार बर्ताव क्यों कर रहा है। वजह यह है कि लिली नाडिया की बेस्ट फ्रेंड है। एक वक्त था जब नाडिया रीफ के साथ बुरी तरह पेश आती थी। अगर रीफ आज भी वही पुराना बिना किसी प्लॉट आर्मर वाला बेचारा इंसान होता तो उसको चुपचाप सहना पड़ता। लेकिन गेम पलट चुका है। रीफ अब अनफैथमेबल वेल्थ वाला आदमी बन चुका है, एक अल्टीमेट हाई रोलर जिसके पास अनलिमिटेड पैसा है। भला अब वो अपमान क्यों सहेगा। डिवोर्स होते ही रीफ ने लिली को करीब खींच लिया और उस पर आलीशान लाइफस्टाइल की बारिश कर दी। जवाब शीशे की तरह साफ है, ये नाडिया से बदला लेने के लिए किया जा रहा है। रीफ चाहता है कि नाडिया अपने हर फैसले पर पछताए। उसको पछतावा हो कि वो कितनी अंधी थी जो इस हीरे को नहीं पहचाना। इस बदले के प्लान में लिली को अपना रोल परफेक्टली निभाना है। यही वो सबसे कीमती चीज है जो वो टेबल पर लाती है। उसको जीरो डाउट है कि रीफ जैसी पावर के साथ खुद को एक औरत तक लिमिट नहीं रखने वाला। पैसा मर्दों को पूरी तरह बदल देता है। आजकल की यंगर लड़कियां लिली की एज वाली औरतों से अलग लेवल पर बोल्ड होती है। रीफ के पास जो कुछ है, जिस पल वो इशारा देगा सब भागी हुई चली आएंगी। उन फ्रेश फेस जवान लड़कियों के सामने लिली जानती है कि उसका इकलौता बफ सिर्फ नाडिया की बेस्ट फ्रेंड होना है। वो इस कार्ड की आखिरी बूंद तक फायदा निचोड़ना चाहती है। अंदर ही अंदर वो हमेशा रेकलेस रही है। अगर रीफ उसके साथ प्लेथिंग की तरह बर्ताव करे तब भी उसने तय किया है कि वो पहली औरत बनेगी जिसकी तरफ रीफ हाथ बढ़ाएगा। ये क्रिंज रियलिटी देखकर दिमाग का सिस्टम हैंग हो जाता है कि लोग आलीशान सपनों के लिए इज्जत की पेटी बना देते हैं। लिली अपनी नजरें नीचे झुकाती है। शॉपिंग बैग्स के हैंडल्स पर उंगलियां कर्ल होती है और दिमाग में ख्यालों का तूफान घूमने लगता है। वो सोचती है कि एक प्लेथिंग बनकर रहना भी खुशहाल जिंदगी हो सकती है। वो खुद को और वैल्यूएबल बनाने के नए तरीके खोजने वाली है ताकि रीफ उस पर डिपेंड हो जाए और आलीशान चीजें आना बंद ना हो। लिली रीफ के बगल में चलती है, उसकी आगे आने वाली फन और एक्साइटिंग पॉसिबिलिटीज के बारे में इमेजिन करती है। जैसे वो सोचती है, धड़कनें तेज होती है और गालों पर लाली छा जाती है। वो दोनों एक ब्राइट कॉस्मेटिक्स काउंटर के पास पहुंचते हैं। लिली शीशे के पीछे रखे यूथ कलेक्शन सेट की तरफ इशारा करके कहती है, रीफ, इस ब्रांड ने नया कलेक्शन ड्रॉप किया है, रैना के लिए ले लेते हैं, उसे पसंद आएगा। रीफ प्राइस टैग देखता है।
उस पर 29,000 युआन लिखा है। यहाँ एक रोस्ट बनता है दोस्तों, 29,000 युआन सिर्फ क्रीम के लिए? इससे अच्छा इंसान चेहरे पर सीधा सोने का पानी चढ़ा ले। रीफ को आइडिया नहीं है कि ये इतना महंगा क्यों है, पर बीटी का गिफ्ट होने की वजह से बिना सोचे खरीद लेता है। फिर वो स्माइल करके लिली से अपने लिए कुछ चुनने को कहता है। लिली तुरंत प्रीमियम मैच्योर सीरीज चुनती है। स्टोर असिस्टेंट से बैर्स लेने के बाद लिली रीफ के कानों में फुसफुसाती है कि आज रात वो दिखाएगी कि वो कितनी अच्छी बन सकती है। रीफ हामी भरता है, पर तभी जेब में फोन अर्जेंटली बज करता है। एक लोकल नंबर जिसके आगे 8 नंबर्स की स्ट्रिंग लगी है, जो सिग्नल देता है कि ये किसी सीरियस स्टेटस वाले इंसान का नंबर है। वो आंसर करके हेलो बोलता है। आदमी अपना इंट्रोडक्शन क्लिफ, आईसीबीसी फूटाउन ब्रांच का मैनेजर बताता है। क्लिफ वार्म टोन में कहता है कि आज सुबह जोंगडाओ लॉ फर्म ने आपके अकाउंट इन्फॉर्मेशन की मांग की थी। हमने उनको डिक्लाइन कर दिया क्योंकि आप प्रायोरिटी अकाउंट होल्डर हैं और हम स्ट्रिक्टेस्ट कॉन्फिडेंशियलिटी स्टैंडर्ड्स मेंटेन करते हैं। रीफ सच में कॉट ऑफ गार्ड हो जाता है कि लॉ फर्म अकाउंट एक्सेस क्यों चाहती है। क्लिफ आगे बातें करने के लिए रीफ को लंच पर इनवाइट करता है। रीफ तुरंत हाँ बोल देता है। दिमाग में रीफ जानता है कि यह पैसा एक ओवर पावर्ड बिलियनियर सिस्टम से आया है। अगर सिस्टम पैसे के ओरिजिन को क्लीन और एयरटाइट नहीं रख सकता तो बेकार है। भाइयों देखो इनका सिस्टम कितना प्रो है। बाकी के लॉ फर्म्स बिना किसी प्लॉट आर्मर के फायरवॉल तोड़ने निकले हैं। इनकी यहीं पर पेटी बना दी जाएगी। रीफ को बैंक मैनेजर एक वर्थवाइल कलेक्शन लगता है, इसलिए वो लिली को शॉपिंग रैप अप करके सामान घर ड्रॉप करने को कहता है। लिली अग्लिएबल साथी की तरह हाँ बोलती है और खुशी को रोके रखती है। टोंगफू गार्डन सबसे अक्लेम्ड प्राइवेट डाइनिंग एक्सपीरियंस है जो लेक हार्ट आइलैंड पर छुपा है। मेंबर्स ओनली, रिजर्वेशंस रिक्वायर्ड और मिनिमम स्पेंड 20,000 युआन। रीफ ने कभी यहाँ कदम नहीं रखे थे। लिली सेडान ड्राइव करके रीफ को डॉक पर ड्रॉप करती है जहां स्टाफ इंतजार कर रहा है। आइडेंटिटी कंफर्म करके वो पोलाइटली उसको प्राइवेट फेरी में एक्सकॉर्ट करते हैं। रीफ लिली की आंखों में लॉन्गिंग देखकर उसके हाथ पर जेंटल पैट देता है। वो कहता है कि अगली बार वो उसको यहाँ जरूर लाएगा। लिली बड़ी स्माइल करके कहती है कि वो घर जाके सामान सेट करेगी। रीफ उसको रिमाइंड करवाता है कि सब जल्दी रेडी होना क्योंकि कल हम रैना से मिलने वाले हैं। दोस्तों कल सुबह कैपिटल निकलना है प्यारी रहना से मिलने के लिए। रीफ लिली को ये याद दिलाता है। लिली पैकिंग शुरू करने को कहती है और बोलती है अगर जरूरत हो तो इशारा कर देना। रीफ खामी भरकर मुड़ता है और सीधा प्राइवेट फेरी पर सवार हो जाता है। नदी के किनारे का नज़ारा इसेकाई एनिमे जैसा खूबसूरत है, लेकिन रीफ का ध्यान इन नज़ारों पर नहीं है। उसके दिमाग का सिस्टम इस सवाल पर घूम रहा है कि आखिर कौन उसके अकाउंट्स की ऐसी डीप इन्वेस्टिगेशन कर रहा है। ये लो लेवल टेंशन उसको अंदर ही अंदर परेशान कर रही है। लगभग पूरे 10 मिनट का सफर तय करने के बाद फेरी स्मूथली ग्लाइड करते हुए लेक हार्ट आइलैंड के डॉक पर आकर रुक जाती है। रीफ बिना किसी हेजिटेशन के फेरी से नीचे उतरता है और उस स्टाफ मेंबर के पीछे चलने लगता है जो उसको रास्ता दिखाने के लिए वेट कर रहा था। ये ओपन आइलैंड टॉप टियर लोकेशन की तरह चमक रहा है। यहाँ ट्रेडिशनल पवेलियन से टकराती ठंडी हवा उसकी टेंशन ईज कर देती है। वो कॉबलस्टोन पाथ फॉलो करके रिफाइंड प्राइवेट कोर्टयार्ड के सामने रुकते हैं। ग्रे स्टोन वॉल्स, चमकती ग्लेज टाइल रूफिंग और क्रिम्सन गेट जो वाइड ओपन खड़ा है। गेट के आगे बैम्बू स्वे कर रहे हैं। फिर अंदर कदम रखते ही वो ब्यूटीफुली डिजाइंड इनर कोर्टयार्ड में पहुंच जाते हैं। यहाँ एंट्रेंस पर एक आदमी खड़ा है जिसने क्रिस्प व्हाइट बटन डाउन शर्ट पहनी है और चेहरे पर गोल्ड रिम्ड ग्लासेस नीटली सेट है। ये आदमी मिडिल एज्ड है जो एनपीसी बॉस की तरह परफेक्ट स्टिलनेस के साथ वेट कर रहा है। आदमी के पीछे बैंक की नीट्स यूनिफॉर्म्स में 2 जवान औरतें खड़ी हैं। आदमी रीफ को आता देखकर वार्म वेलकमिंग स्माइल देता है। वो पोलाइट टोन में कहता है आप जरूर मिस्टर रीफ होंगे। आदमी अपना इंट्रो देता है, मैं क्लिफ हूँ, यहाँ का ब्रांच मैनेजर। ये बोलकर वो हाथ आगे बढ़ाता है और रीफ बिना हेजिटेशन के नेचुरली उस हाथ को मिला लेता है। रीफ अपने इजी कॉन्फिडेंस के साथ उसको ग्रीट करता है। दोस्तों क्लिफ इस देश के मेजर स्टेट बैंक्स में से एक को रन करता है। अगर रीफ की पुरानी लाइफ होती तो क्लिफ जैसा हाई स्टेटस आदमी उसको 1 सेकंड भी नहीं देखता, पर नई ओवरपावर्ड वेल्थ ने गेम पलट दिया है। पैसा इंसान को असली हिम्मत और बड़ा प्लॉट आर्मर देता है। प्लेजेंट्रीज के बाद क्लिफ इज्जत से रीफ को प्राइवेट रूम में लीड करता है। रूम बिल्कुल ओल्ड वर्ल्ड मेडिटेटिव चार्म से भरा है। चारों लोग अपनी सीट्स पर बैठ जाते हैं। बैंक यूनिफॉर्म्स वाली 2 औरतों में से ओल्डर वाली क्लिफ के बगल में बैठ जाती है और यंग औरत जो मिड 20s में लग रही है वो रीफ के राइट साइड बैठती है। वो चुपचाप बातों को सुनकर बिना बोले रीफ का वाटर रिफिल और यूटेंसिल्स एडजस्ट कर रही है। रीफ कभी हैवी ड्रिंकर नहीं रहा है। ड्रिंक्स आते ही यंग औरत उठकर दोनों के लिए लिकर पोर करती है और अपने ग्लास में सिर्फ प्लेन वाटर फिल करती है। ये देखते ही क्लिफ थोड़ा गुस्से में कहता है कि सुनो मिस्टर रीफ हमारे सबसे इंपॉर्टेंट क्लाइंट्स में से एक है। जब वो बाइजू पी रहे हैं तो तुम पानी नहीं पी सकती, रियल ड्रिंक पर स्विच करो। दोस्तों देखो कैसा कॉर्पोरेट वर्ल्ड का क्रिंज ड्रामा चल रहा है। बेचारी लड़की पर जबरदस्ती पीने का प्रेशर बनाया जा रहा है। ऐसे टॉक्सिक बॉसेस की तो सीधा पेटी बना देनी चाहिए थी।
यंग औरत बोलती है कि सर, मैं लिकर होल्ड नहीं कर सकती, बाइजू सर पर चढ़ती है, क्या मैं इसके बदले रेड वाइन ले सकती हूँ? पर क्लिफ बिल्कुल नहीं मानता। वो डिसरिस्पेक्टफुल बताकर उसे स्ट्रिक्ट छुट्टी का ऑर्डर दे देता है। रीफ उसे रोकने की कोशिश करता है, पर क्लिफ अपनी जिद पर अड़ा रहता है कि उसे उस लड़की की कैपेसिटी का पूरा अंदाजा है। क्लिफ हंसकर कहता है, मिस्टर रीफ, आप एकदम जेंटलमैन हैं, पर शायद आप पीने में उसकी बराबरी ना कर पाएं। जब क्लिफ ने अपना स्टैंड क्लियर कर दिया तो रीफ बात छोड़ देता है। उम्मीद के मुताबिक उस यंग औरत ने चुपचाप वाटर ग्लास को उस हैवी बाइजू ग्लास से स्वैप कर लिया। रीफ को पुराना वर्कप्लेस याद आया, जहां बॉसेस फीमेल कॉलीग्स पर जबरदस्ती प्रेशर बनाते थे। ये घटिया रियलिटी देखकर किसी का भी सिस्टम हैंग हो जाए। टेबल पर बाकी डिशेस सर्व होने लगती हैं। क्लिफ बोलता है, मिस्टर रीफ, मुझे अब फॉर्मल इंट्रोडक्शंस करने दीजिए। ये रेक्स है, हमारी ऑफिस डायरेक्टर, और बगल में बैठी लवली लेडी जेड हमारी प्रीमियम क्लाइंट सर्विसेज टीम से है, इस ग्रेट न्यू कनेक्शन के नाम। क्लिफ अपना ग्लास रेज करता है। रीफ स्माइल के साथ क्लिफ के ग्लास से अपना ड्रिंक क्लिंक करता है और एक ही क्लीन शॉट में उसको पूरा डाउन कर जाता है। प्रीमियम बाइजू के साथ इसको नॉक बैक करना कोई बड़ी एबिलिटी की बात नहीं है। रीफ को देखकर क्लिफ भी बिना हेजिटेशन के मैच करता है। क्लिफ खुशी से कहता है, अब इसे कहते हैं मैन ऑफ एक्शन। जेड, इनके लिए एक और ड्रिंक पोर करो। दोस्तों, ध्यान से देखो कैसे ये दोनों ड्रिंक्स ऐसे उड़ा रहे हैं जैसे वो कोई हेल्थ पोशन हो। क्लिफ बोलता है, आइए मिस्टर रीफ, यहाँ का स्पेशल हैरी क्रैब ट्राई कीजिए, ये फूड टाउन का बेस्ट है। जेड अटेंटिवली आगे बढ़ती है, एक प्लम्प हैरी क्रैब उठाकर ट्रेडिशनल टूल से केयरफुली क्रैक ओपन करके फुल क्रैब मीट को रीफ के सामने रखी क्लीन प्लेट में बड़ी नीटली प्लेस कर देती है। जेड सॉफ्टली बोलती है, प्लीज मिस्टर रीफ, आप इसे ट्राई कीजिए। रीफ बड़ी स्माइल के साथ उसकी तरफ देखता है और इस चांस का पूरा फायदा उठाते हुए उसे एक क्लोज लुक देता है। जेड का चेहरा बिल्कुल डेलिकेट ओवल शेप में है, जिसकी रिफाइंड फीचर्स आपकी गेज डायरेक्टली होल्ड कर लेती हैं। ये लाउड ब्यूटी नहीं, बल्कि क्वाइट वार्म जैसी है। उसकी आमंड शेप्ड आंखें और परफेक्टली प्रोपोर्शन्ड पेटीट फिगर किसी को भी अट्रैक्ट करने के लिए सच में काफी है। कुछ राउंड्स के बाद क्लिफ रेक्स और जेड को बाहर जाने को कहता है। वो दोनों बिना एक वर्ड बोले स्मूथली एक्सक्यूज लेकर बाहर निकल जाती हैं। अब उस प्राइवेट रूम में सिर्फ क्लिफ और रीफ है। माहौल अब एकदम सीरियस होता है। क्लिफ फाइनली बताता है कि अकाउंट की ऐसी डिटेल्स फोन पर डिस्कस करना बिल्कुल अनसेफ था, इसलिए ये मीटिंग बुलाई गई। ये सुनते ही रीफ थोड़ा आगे लीन इन करता है और पूरे ध्यान से अपनी ओपी स्टेटस की सेफ्टी कंफर्म करने लगता है। दोस्तों, क्लिफ जल्दी से अपने हाथ हिलाता है और उसके चेहरे पर एक रिस्पेक्टफुल, दिलासा देने वाली स्माइल तैर जाती है। वो बताता है कि कल आने वाला मैसिव इंटरनेशनल ट्रांसफर पूरी तरह क्लीन और कंप्लायंट है। 50 मिलियन के थ्रेशहोल्ड को क्रॉस करने की वजह से अकाउंट ऑटोमेटिकली बैंक के टॉप टियर प्रीमियम वीआईपी स्टेटस पर अपग्रेड हो चुका है। जेड यहां पर्सनली आपके नए वीआईपी अकाउंट को हैंडल करने और हाईएस्ट लेवल की डेडिकेटेड सर्विस इंश्योर करने के लिए मौजूद है। जैसे जैसे क्लिफ हर चीज क्लियर और रिस्पेक्ट के साथ एक्सप्लेन करता है, रीफ अपनी उंगलियों को हल्के से ग्लास के कूल सरफेस पर फेरता है। उसके सीने में बंधी उलझन की गांठ अब चुपचाप पूरी तरह खुल रही है। जब पैसे का ओरिजिन कोई इशू नहीं है तो डरने की कोई जरूरत नहीं। सिस्टम ने अपना काम फ्लॉलेसली किया है। आज सुबह जोंगडाओ लॉ फॉर्म का सलिवन नाम का लॉयर सीधा ब्रांच आया और अकाउंट एक्टिविटी रिव्यू करने के लिए फॉर्मल रिक्वेस्ट फाइल की। जिस क्लाइंट ने उसको हायर किया है वो कोई और नहीं बल्कि क्लिफ अचानक रुकता है। उसके चेहरे पर केयरफुली मेजर्ड एक्सप्रेशन है। वो एक पल ऊपर देखता है, कंफर्म करता है कि रीफ सुन रहा है और आगे बढ़ता है। तुम्हारा फादर इन लॉ, क्लिफ धीमी आवाज में माप तोल कर कहता है। वो बूढ़ा? ये सुनते ही रीफ की नजरें तुरंत ऊपर उठती हैं। बिना सोचे ये क्विक रिएक्शन बाहर आता है। इस खुलासे के बाद दिमाग की बची हुई चिंता इवेपोरेट हो जाती है। शोल्डर्स रिलैक्स होते हैं, पोस्चर ओपन होती है और चेहरे पर टोटल क्लैरिटी आती है। अब सब परफेक्टली सेंस मेक कर रहा है। क्लिफ बताता है कि करंट अकाउंट टियर में सबसे हाईएस्ट कॉन्फिडेंशियलिटी प्रोटेक्शंस और स्ट्रिक्टेस्ट रिस्क कंट्रोल्स मिले हैं। बैंक के पास इस रिक्वेस्ट को सीधे रिफ्यूज करने की एब्सोल्यूट अथॉरिटी है। क्लिफ सीरियस टोन में कहता है। रीफ उंगली से टेबल टैप करते हुए कहता है कि यहाँ प्रोटेक्ट करने जैसा कोई बड़ा डार्क सीक्रेट नहीं है। जब से नाडिया को 30 मिलियन युआन की प्रॉपर्टी का पता चला है, वो नया सीन क्रिएट करने नहीं आई। ऐसा लगा था वो सुधर गई, पर पर्दे के पीछे कोई और उसे कोच कर रहा है। रीफ अगले कुछ मिनट नाडिया के साथ अपनी हिस्ट्री का एक स्ट्रेट फॉरवर्ड ओवरव्यू देता है। इसमें कोई रोना नहीं है, सिर्फ प्योर फैक्ट्स है। यहाँ भयंकर रोस्टिंग बनती है दोस्तों। अपने प्राइवेट दुख हर किसी के सामने रोते रहना किसी फूटे हुए स्पीकर जैसा क्रिंज लगता है। ये ओवरपावर्ड हीरो का स्टाइल नहीं। 100 मिलियन के बारे में भी कोई लंबी एक्सप्लेनेशन नहीं दी जाती, क्योंकि बिलियनर सिस्टम ने पैसा क्लीन रखा है। क्लिफ केयरफुली सुनकर हामी भरता है। अगर फैक्ट सच है तो नाडिया का एसेट्स पर लीगली कोई क्लेम नहीं बनता और वो एक टॉप टियर लॉयर अरेंज करवा सकता है। रीफ तुरंत हाँ बोलता है। उसको नाडिया की फैमिली से कोई बदला नहीं लेना था, क्योंकि वो अभी भी रेना की फैमिली है। प्लान हमेशा से अलग रास्ते पर चलकर शांति से जीने का था।
पर ये नहीं सोचा था कि डिवोर्स एग्रीमेंट साइन होने के बाद भी वो लोग इस वेल्थ के पीछे हाथ धोकर पड़ जाएंगे। नाडिया की फैमिली कोई स्ट्रगल नहीं कर रही, उसके पास स्टेडी जॉब है, बाप रिटायर्ड ऑफिशियल है जिसे पेंशन मिलती है, माँ रिटायर्ड टीचर है उसकी भी पेंशन आती है, 3 बेडरूम अपार्टमेंट का मॉर्टगेज क्लियर है, 4 लोगों की फैमिली की मंथली इनकम आराम से 30,000 युआन से ऊपर आती है। ये गरीबी नहीं है, असली प्रॉब्लम नाडिया का अनचेक्ड स्पेंडिंग बिहेवियर रहा है। उसको पैसों की जीरो अवेयरनेस थी। दोस्तों, ये गोल्ड डिगर वाली हरकतें किसी का भी सिस्टम हैंग कर दे। टॉप टियर डिजाइनर स्किन केयर, हजारों युआन के बेहद महंगे कपड़े और प्रीमियम बैग्स वो औरत बिना अपनी पलके झपकाए खरीद लेती थी। हफ्तों में कई बार महंगे रेस्टोरेंट्स में लग्जरी डाइनिंग आउट करना, जिसमें हर बार हजारों युआन पानी की तरह उड़ाते थे। हर गुजरते महीने अकाउंट पूरी तरह खाली रहता था और इसी बेहद रेकलेस लाइफस्टाइल के कारण वो हमेशा अपने हार्डवर्किंग हस्बैंड को नीची नजर से देखती थी। हर वक्त दूसरे अमीरों से उनके डिजाइनर बैग्स और इंपोर्टेड लग्जरी कार्स का एक टॉक्सिक कंपैरिजन लगातार चलता रहता था। वो औरत बिना स्नियर किए किसी को सीधे देख तक नहीं सकती थी और उसके वो जहरीले स्नाइड रिमार्क्स और शार्प क्रिटिसिज्म कभी भी खत्म होने का नाम नहीं लेते थे। अगर ऐसी सिचुएशन में कुछ काउंटर करके बोला जाता तो झगड़ा और बड़ा रूप ले लेता था, और अगर शांति बनाए रखने के लिए चुप रहा जाता तो तुरंत कोल्ड शोल्डर देने का और इमोशनली शट आउट करने का झूठा इल्जाम लग जाता। उन भयानक और सफोकेटिंग सालों के अंधेरे वक्त के बारे में सोचकर आज भी बदन में एक दूरी कंपकपी छूट जाती है, पर अब इस नरक से पूरी तरह बाहर निकल आने का एक सच्चा ग्रैटिट्यूड फील होता है। वहां थोड़ा और रुकने से इंसान अंदर से पूरी तरह टूटकर बिखरता चला जाता, पर अब वक्त पूरी तरह बदल चुका है और नया गेम ऑन हो गया है। नाडिया की फैमिली का ये नया अटैक तो मीलों दूर से साफ क्लियरली एक्सपेक्टेड था। वो सब के सब बिल्कुल एक जैसा नेचर रखते हैं, एकदम लालची, सेल्फिश और शार्प टंग्ड। जैसे ही नई अमीर लाइफ शुरू होगी तो वो जमीन पर रोते हुए क्रॉल करते आएंगे, ये एकदम तय था। पर इस बार उन्हें कोई चालाकी करने या पुराना कंट्रोल दिखाने का एक भी छोटा सा चांस नहीं दिया जाएगा। डिवोर्स के मुश्किल वक्त नाडिया को सब कुछ चुपचाप दे दिया गया था और बदले में वो औरत एक छोटा सा चाइल्ड सपोर्ट का सिंगल सेंट दिए बिना वहीं से सीधा निकल गई थी। और अब जब किस्मत चमकी है तो अचानक से उसमें अपना बड़ा शेयर मांगने वापस आ गई। इस पूरी दुनिया में इस घटिया मूव का कोई चांस नहीं है। उनकी उन बेकार उम्मीदों की आज यहीं पेटी बना दी जाएगी। रीफ का स्ट्रिक्ट स्टैंड देखकर क्लिफ बिना हेजिटेशन फोन मिलाता है और जेड को अंदर बुलाकर क्लियर इंस्ट्रक्शंस देता है। अब से वो डेडिकेटेड पर्सनल कॉन्सियर्ज है जो सारी अवेलेबल सर्विसेज समझाएगी और अराउंड द क्लॉक रीचेबल रहेगी। 1 घंटे लंबा शानदार लंच खत्म करके सब एक्सक्लूसिव थोंगफू गार्डन छोड़कर डॉग की तरफ फेरी लेते हैं। लिली वहीं ईगरली वेट कर रही थी। हीरो को देखते ही वो कार पुल अप करती है और प्राउडली डोर खोलती है। डोरमैन का झुकना और लोगों की एनवीड नजरें देखकर लिली के अंदर वैनिटी का नशा छा जाता है। सारी पुरानी ऑकवर्डनेस पूरी तरह मिट चुकी है। गेम ओवर। दोस्तों, अब जब पैसे का कोई इशू नहीं रहा तो लिली इस लग्जरी लाइफ को पूरी तरह जीने वाली है। जब वो स्मूथली फ्लैगशिप सेडान को एक ग्रैंड, आलीशान और बेहद महंगे रेस्टोरेंट की ठीक सामने रोकती है तो वहां खड़ा डोरमैन आगे झुककर पूरे सम्मान के साथ कार का दरवाजा खोलता है। आसपास खड़े सारे लोग मुड़कर इस शानदार एंट्री को हैरानी से देखते हैं। उस एक पल में लिली के अंदर जो वैनिटी का नशा और दूसरों की जलने वाली एनवीड फीलिंग का इंटेंस रश आता है, वो उसने अपनी ऑर्डिनरी जिंदगी में कभी महसूस नहीं किया था। शुरुआत में बिना किसी क्लियर डेफिनेशन वाले इस अजीब अरेंजमेंट में रीफ के पीछे घूमने में उसे थोड़ी ऑकवर्डनेस जरूर थी, पर अब सिर्फ 2 दिन इस सच्ची वेल्दी लाइफ को जीने के बाद वो इस बेशुमार लग्जरी में पूरी तरह हुक्ड हो चुकी है। अब पुरानी जिंदगी में लौटने का रास्ता नहीं बचा है। रेस्टोरेंट के एंट्रेंस पर वेट कर रहा क्लिफ अलर्ट हो जाता है जब वो लिली को कार से बाहर आते हुए देखता है। ये क्लियर है कि वो अपनी 30 की एज में है, पर उसके अंदर से जो एक राइपेंड एलिगेंस रेडिएट होती है वो किसी आम आदमी का सिस्टम हैंग करने के लिए पूरी तरह लीथल है। खासकर उसका वो चेहरा जो बिल्कुल किसी फेमस टॉप टियर एक्ट्रेस जैसा लगता है। इस चेहरे के साथ जब एक प्रोपोर्शन्ड फिगर जुड़ती है तो कोई भी आदमी वाइल्ड इमेजिनेशन दौड़ाने लगता है। लेकिन क्लिफ दुनिया देखा हुआ समझदार आदमी है। हालांकि एक पल उसका बैलेंस फिसलता है, पर वो बिना बीट मिस किए तुरंत खुद को संभाल लेता है। मिस्टर रीफ, बैंक ने आपके लिए एक्सक्लूसिव वीआईपी गिफ्ट्स का सिलेक्शन प्रिपेयर किया है। क्लिफ स्माइल करके बोलता है। अगर आप ट्रंक ओपन करने को कहें तो स्टाफ सामान लोड करवा देगा अभी। रीफ स्माइल करता है और नकारते हुए कहता है कि मैनेजर क्लिफ, इसकी जरूरत नहीं थी, ये बहुत जेनरस है। क्लिफ हंसकर जवाब देता है, बिल्कुल नहीं सर, ये वही है जो हमारे हाईएस्ट टीयर वाले प्रीमियम क्लाइंट्स आसानी से डिजर्व करते हैं। आगे से ये एक्सक्लूसिव गिफ्ट्स हर क्वार्टर डिलीवर किए जाएंगे। जब वक्त आए तो बस जेड को अपना डिलीवरी एड्रेस बता दीजिएगा। क्लिफ अपनी बातों से आगे बढ़ चुका है तो रीफ लिली को ट्रंक ओपन करने का इशारा करता है। कुछ ही पल में 2 बैंक एम्प्लॉयज यूनिफॉर्म्स में आते हैं। उनके हाथ में बड़े बॉक्सेस और प्रीमियम बैग्स हैं और वो एफिशिएंटली काम करते हैं। रीफ नजर डालता है, उसमें प्रीमियम बाइजू, महंगी सिगरेट्स, टॉप लेवल टी, इंपोर्टेड फ्रूट और टॉप टियर हेल्थ सप्लीमेंट्स रखे हुए हैं।
नजर डालते ही साफ हो जाता है कि मार्केट वैल्यू आसानी से 10,000 युआन क्रॉस कर जाएगी। तो एक वीआईपी क्लाइंट होने का असली मतलब ये होता है। ये बिल्कुल बुरा नहीं है, रीफ सोचता है। मिस्टर रीफ, उस टॉप लॉयर के बारे में मैंने जेड को पहले ही ब्रीफ कर दिया है, क्लिफ वार्मथ से बताता है। एक टॉप लोकल अटर्नी जल्द ही आपसे डायरेक्टली कांटेक्ट करेगा। आप सारे स्पेसिफिक्स इन पर्सन डिस्कस कर सकते हैं। अगर मदद चाहिए तो किसी वक्त कॉल करें। रीफ नॉड के साथ थैंक यू बोलता है और कार की तरफ बढ़ जाता है। वहां खड़ी जेड, जो बेहद अटेंटिव है, तुरंत आगे बढ़कर दरवाजा खोलती है। वो अपना हाथ ध्यान से हीरो के सर के ऊपर रखती है ताकि टकराए नहीं। जब रीफ अंदर सेट हो जाता है तो जेड स्माइल के साथ विंडो की तरफ लीन करके कहती है, पूरी वीआईपी सर्विस की डिटेल्स मिलेंगी अभी। क्या वीचैट पर ऐड करना ठीक रहेगा? आपका फोन नंबर ही वीचैट आईडी है। रीफ नॉड करके विंडो क्लोज करता है। फ्लैगशिप सेडान आगे बढ़ती है। लिली क्यूरियोसिटी से पूछती है कि वो कौन थी। रीफ बताता है वो जेड है, एक डेडिकेटेड कॉन्सियर्ज। ये सुनकर लिली हंसी रोक नहीं पाती। रीफ पूछता है क्यों? लिली ग्रिन के साथ जवाब देती है कि उससे बैंकर की नहीं बल्कि टीचर वाली वाइब आती है। रीफ पूरी तरह समझ जाता है। ड्राइव करते वक्त दोनों बातें करते हैं और रीफ को डिस्ट्रैक्ट होने की टेंशन नहीं है। लिली एक्सपर्ट ड्राइवर है और सेफ्टी सिस्टम सॉलिड है। बिल्ट इन कोलिजन अवॉइडेंस वाली ओवर पावर टेक्नोलॉजी ड्राइव आसान बनाती है। तभी कार में क्लियर फोन चाइम गूंजती है। कॉलर आईडी पर नाडिया का नाम है। दोस्तों, यहाँ हीरो का जलवा शुरू होता है। रीफ बिना ओवरथिंक किए स्वाइप करके कॉल पिक करता है। आवाज बिल्कुल कोल्ड और फ्लैट है। ये वही डोमिनेंट ओवरबियरिंग टोन है। हीरो की आईब्रोज टाइट होती हैं। ठीक है, कहाँ? एक पल साइलेंस। फिर नाडिया फ्लैटली कहती है, जेड रिवर एस्टेट। वहां आकर तुम्हारे प्रेशियस पेंटहाउस का टूर लूंगी। इस आवाज में हेवी सार्केज्म भरा है। दोस्तों, एक्स हस्बैंड का घर देखने की ऐसी डेस्परेशन क्रिंज है। इनकी यही पेटी बनेगी। रीफ बिना घबराए कहता है, ठीक है, गेट पर आकर कॉल करना। वो बिना सेकंड थॉट दिए फोन हैंग अप कर देता है। नाडिया पूरी तरह स्टन्ड है कि कॉल पहले काट दिया गया। उसकी उंगलियां वाइट हो जाती हैं और डार्क एक्सप्रेशन अगली बनता है। ओ रीफ, डिवोर्स के 2 दिन बाद तुम इतने बोल्ड हो गए। वो क्लिंचिंग टीथ के साथ गुस्से से उबलती है। व्हील पर स्टेडी हैंड्स रखे लिली ने सब सुन लिया था। वो कैजुअली सर टिल्ट करती है। हाँ, वो इन पर्सन मिलना चाहती हैं। तुम्हें कैसे पता चला? रीफ पूछता है। विमेन्स इंट्यूशन और पक्की वाली बेस्ट फ्रेंड होना, लिली विंक करके बोलती है। पार्किंग गेट ऑटोमेटिक ऊपर उठता है और वो गैराज पहुंचते हैं। तुम ऐसी बेस्ट फ्रेंड हो जिसने डिवोर्स की इंक सूखने से पहले अपनी सहेली के एक्स पर गेम सेट कर लिया। एक्सक्यूज मी, तुमने खुद यहाँ गेम सेट किया है, लिली प्लेफुली शार्प आंखों से बोलती है। दोनों में से कुछ भी हो, क्या इससे कोई फर्क पड़ता है? रीफ हंसकर टाल देता है। डिवोर्स के बाद से इस सिस्टम के हीरो के साथ होने से मैसिव चेंज आया है। लिली के साथ ऐसे प्लेफुल जैब्स एक्सचेंज करना पुराना हीरो सोच भी नहीं सकता था। अब ये नेचुरली आता है। रीफ, जब नाडिया आएगी तो क्या अब कहीं छुप जाना चाहिए? लिली क्वाइटली पूछती है। क्यों? तुम्हें ऐसा क्यों करना है? वो रिजेंटमेंट में यहाँ आ रही है और दूसरी औरत बगल में, वो वाइल्ड हो जाएगी। लिली स्मर्क देती है। तुम्हारा क्या प्लान है? रीफ पूछता है। लिली अपना प्लान बताती है। दोनों हंसते हैं। कार पार्क करके दोनों अपस्टेयर्स जाते हैं। रीफ बाहर आकर लिली को एक रियल कपल की तरह बाहों में आने देता है। गेम ऑन। ऊपर जाते वक्त लिली टीज करके कहती है, आज रात स्पेशल बेड टाइम स्टोरी सुनाएगी। रीफ बाहर निकलता है और लिली रियल कपल की तरह अपना हाथ उसके हाथ में डाल लेती है। दोस्तों, इस गोल्ड डिगर का कॉन्फिडेंस किसी का भी सिस्टम हैंग कर दे। फिर दोनों लग्जरी एलिवेटर से ऊपर जाते हैं। डोर खुलने पर रीफ सामने का सॉलिड फ्रंट डोर पुश करके खोलता है। अंदर आकर लिली पत्नी की तरह रीफ का जैकेट उतारती है और स्लीपर्स पहनाती है। ये देखकर लगता है जैसे लिली को कोई नया ओवरपावर्ड बीवी बनने का बफ मिल गया हो। जब रीफ के आरामदायक सोफा पर बैठते ही वो मुड़ती है। बिना वक्त बर्बाद किए वो गरम ग्रीन टी और एक एलिगेंट फ्रूट प्लेटर लाकर केयरफुली टेबल पर रख देती है। रीफ वाइड प्लश सोफा में पीछे धंस जाता है। लिली सॉफ्टली कहती है कि आराम से बैठो और थोड़ा टीवी देखो। लिली आगे बोलती है कि वो जाकर जमीन पर पोछा लगा देती है। दोस्तों, हंसी आती है कि 30 मिलियन युआन के आलीशान घर में इस टॉप टियर गोल्ड डिगर को अब मेड वाला काम करने का शौक चढ़ गया है। वो बाथरूम की तरफ बढ़ती है पर 2 कदम चलते ही रीफ जेंटली उसकी कलाई पकड़ लेता है। सोफा पर बैठे हुए ही रीफ उसकी आंखों में देखता है और पहले खुद को साफ करने का इशारा करता है। फिर वो टिश्यू निकालकर उसके होठ के किनारे लगे स्मज को साफ करता है। उस वक्त हीरो की आवाज बेहद वार्म हो जाती है। लिली हाथ हिलाकर इस बात को टाल देती है और सॉफ्टली कहती है कि सब ठीक है। वो वापस टी टेबल की तरफ मुड़ती है, ग्लास उठाती है, ठंडा पानी भरती है और कुछ इजी सिप्स में पी जाती है। एक वार्म इजी स्माइल के साथ उसकी आंखें कर्व हो जाती हैं। फिर वो करीब आती है, अपने होठ खोलती है और रीफ के चेहरे पर एक गर्म सांस छोड़ती है। वो चालाकी से ग्रिन करते हुए बोलती है, इसे सूंघो। दोस्तों, इस लेवल का फ्लर्ट बड़े बड़ों का प्लॉट आर्मर तोड़ दे।
रीफ कहता है वहां कुछ नहीं है और चिढ़ते हुए बोलता है आज सोने से पहले ढंग से ब्रश कर लेना। दिमाग में हीरो को मानना पड़ता है कि सच में वहां कोई बदबू नहीं थी। लिली हीरो का अजीब एक्सप्रेशन देखकर हंसने लगती है। वो मजाक उड़ाते हुए कहती है क्या अभी भी वही सड़ू चेहरा बना रखा है। वो हंसते हुए बाथरूम जाती है और मॉप लेकर चमकते हुए लिविंग रूम के फ्लोर पर पोछा लगाने लगती है। भाइयों, यहाँ लॉजिक फेल है। चमकती जमीन पर पोछा लगाने का क्या मतलब? ये हीरो के सामने वैल्यू बढ़ाने का नाटक है। रीफ सोफा से बोल ही पड़ता है कि लिली सच में बेहद डेंजरस है। लिली हंसकर पलटवार करती है कि रीफ बिल्कुल शेमलेस है और आज रात वो उसे पछतावा करवाएगी। रीफ मुस्कुराते हुए जवाब देता है कि उसे सब मंजूर है, बस कल सुबह कमर दर्द का रोना लेकर मत लाना। असलियत में हीरो दिमाग में सोचता है कि आखिर लिली अनोइंग क्यों नहीं लगती। जवाब यह है कि लिली को इस गेम को खेलना अच्छे से आता है। उस औरत का दिमाग बिल्कुल कैलकुलेटिंग है, पर वो इंसान को इतना एट ईज फील करवा देती है कि किसी को चिढ़ नहीं होती। ठीक उसी वक्त हीरो का फोन रिंग होता है और स्क्रीन पर नाडिया का नाम फ्लैश होता है। कॉल उठाते ही लाइन की दूसरी तरफ से नाडिया की कोल्ड और अर्जेंसी से भरी आवाज आती है। वो कहती है कि वो गेट पर खड़ी है और गार्ड को बोल दिया जाए। नीचे से गार्ड रिस्पेक्टफुली बताता है कि बाहर एक मिस जो आई हैं। रीफ आराम से बताता है कि वो यूनिट 601 का ओनर बोल रहा है और उस औरत को आने दिया जाए। थोड़ी देर बाद डोरबेल रिंग होती है। रीफ अपनी जगह से उठकर फ्रंट डोर खोलता है। बाहर कॉरिडोर में नाडिया फिटेड ब्लैक सूट और वही पुराना महंगा डिजाइनर बैग लटकाए खड़ी है। उसका चेहरा बर्फ जैसा ठंडा लग रहा है। शुरुआत में वो एक भी शब्द नहीं बोलती, बस हीरो को घूरती है। फिर वो सीधा लिविंग रूम के बीच में आकर खड़ी हो जाती है और उस ग्रैंड ऑप्युलेंट स्पेस को देखकर हैरान रह जाती है। नाडिया की छाती गुस्से से ऊपर नीचे हो रही होती है। वो फटने ही वाली होती है कि अचानक उसकी नज़र जमीन पर पोछा लगाती हुई लिली पर पड़ती है। नाडिया बुरी तरह चिढ़ते हुए चिल्लाती है कि लिली वहां क्या कर रही है। दोस्तों, इस नाडिया का घमंड देखकर खून खौल जाए। वो भूल चुकी है कि अब हीरो के पास पावरफुल स्टेटस है। ज्यादा नाटक पर उसकी यही पेटी बना दी जाएगी। आलीशान घर में लिली को वहां देखकर नाडिया का गुस्सा पूरी तरह भयानक शौक में बदल जाता है। वो हकलाते हुए पूछती है कि क्या लिली और रीफ का अभी स्प्लिट नहीं हुआ था। रीफ वहां खड़ा होकर लिली के चेहरे पर आने वाले सरप्राइज और पैनिक के हर नए नाटक को ध्यान से देख रहा होता है। हीरो को अपनी हंसी रोकने के लिए सच में बड़ी लड़ाई करनी पड़ती है। वो दिमाग में सोचता है कि औरतें सच में पैदाइशी परफॉर्मर्स होती हैं। नाडिया घूमती है और हीरो के पास आकर चिल्लाती है कि आखिर यहाँ क्या चल रहा है। रीफ उस गुस्से को इग्नोर करता है और आलीशान सोफा पर लेजिली धंसकर बैठ जाता है। वो आराम से लिली को कहता है कि वही इस बात को एक्सप्लेन करें। लिली तुरंत मॉप को साइड करती है, नाडिया के पास जाती है और नाटक करते हुए बालों को सेट करती है। वो रोती हुई झूठी कहानी बताती है कि रीफ ने ये आलीशान घर उन्हीं की कंपनी से खरीदा है। वीआईपी स्टेटस के कारण उसको स्पेशली पर्सनल कॉन्सियर्ज बनाया गया है। वो बोलती है मैंने मना किया पर कंपनी ने जॉब से निकालने की धमकी दी और मेरा रेंट बहुत ज्यादा है। लिली की आंखें लाल हो जाती हैं और आंसू निकल आते हैं। इसकी इस ट्रेम्बलिंग झूठी एक्टिंग ने नाडिया का सिस्टम हैंग कर दिया। उसकी कांपती हुई रोने वाली आवाज मास्टर की तरह काम करती है। नादिया की आंखों में जो शक था वो आधे से ज्यादा गिर जाता है। नादिया आगे बढ़ती है और हल्के से लिली की पीठ थपथपाती है। उसकी आवाज अचानक बेहद सॉफ्ट हो जाती है। नादिया कहती है कि सब ठीक है लिली, वो उसके लिए इंसाफ जरूर लाएगी। इस आदमी ने सारी हदें पार कर दी हैं और हिम्मत कैसे हुई कि बेस्ट फ्रेंड का फायदा उठाए। दोस्तों, इस गोल्ड डिगर का प्लॉट आर्मर इतना स्ट्रांग है कि नादिया का सिस्टम हैंग हो गया। नादिया घूमती है और सोफा पर बैठे रीफ को गुस्से से घूरती है। वो चिल्लाती है कि रीफ, अपार्टमेंट का हिसाब बाद में होगा, पर तुम जानते थे कि लिली बेस्ट फ्रेंड है, फिर भी लिली को असाइन करवाया। नादिया भड़कती है कि रीफ ने लिली से जमीन पर पोछा तक लगवाया। नादिया को गुस्से में डूबता देखकर रीफ सोफा से उठता है। उसके चेहरे पर बिल्कुल ब्लैंक एक्सप्रेशन है। वो आगे बढ़ता है और आराम से टेलीविजन बंद कर देता है। रीफ नादिया की आंखों में देखता है। जब रीफ बोलता है, आवाज पूरी तरह फ्लैट होती है। रीफ शांति से कहता है कि हाँ, उसने ही लिली को रखा है और हाँ, उसने ही लिली से पोछा लगवाया, कपड़े धुलवाए, खाना बनवाया और पर्सनल ड्राइवर बनाया। इसमें आखिर प्रॉब्लम क्या है? रीफ देख सकता है कि नादिया का चेहरा गुस्से से सफेद पड़ रहा है, पर हीरो एक इंच भी पीछे नहीं हटता। उल्टा वो इस आग में और घी डालता है। वो कहता है कि वो लिली को अपने साथ चाहता है, हर रोज। क्या इस पर कोई एतराज है? उन आखिरी शब्दों को सुनते ही नादिया की आंखें बुरी तरह लाल हो जाती हैं और वो पूरी ताकत से चिल्लाती है। वो हीरो को एब्सोल्यूट कचरे का टुकड़ा बुलाती है और कहती है कि उसका हिसाब अभी खत्म नहीं हुआ है। इसी के साथ नादिया बिल्कुल एक ऐसी औरत की तरह हीरो पर झपट पड़ती है जिसका दिमाग खराब हो चुका है। वो एक सेकंड में हीरो के पास पहुंच जाती है। हाथ हवा में ऊपर उठा हुआ है और वो नाखूनों से हीरो के चेहरे पर हमला करती है। लेकिन रीफ ऐसे मूव करता है जैसे अटैक का पता था। हीरो का हाथ तेजी से आगे निकलता है और प्रिसिजन के साथ नादिया की कलाई को पकड़ लेता है। फिर हीरो की कोल्ड आवाज आती है, नादिया, अगर रैशनल अडल्ट की तरह बात करनी है तो बैठ जाओ,
पर अगर ऐसी हरकत करनी है तो बाद में मत कहना कि वार्निंग नहीं दी। नादिया की कलाई रीफ की ग्रिप में लॉक हो चुकी है। वो चीखती है कि वार्निंग देने की जरूरत नहीं है। वो धमकी देती है कि आज वो उसको पूरी तरह चीर देगी। लिली दौड़ती है और सूदिंग वर्ड्स बोलती है। रीफ नादिया को पीछे सोफा पर फर्मली धकेल देता है। सोफे की कुशनिंग उसे चोट से बचा लेती है, पर एक्शन आग भड़का देता है। नादिया ग्रीन टी का कप उठाती है और हीरो पर फेंक मारती है। रीफ साइड स्टेप करता है और कप जमीन पर स्मैश हो जाता है। फिर वो फ्रूट प्लेटर पलट देती है। रीफ पूछता है कि क्या नाटक खत्म हुआ। हीरो याद दिलाता है कि जो कप तोड़ा है उसकी कीमत 6000 युआन है। नादिया शांत होती है, फिर गुस्से से भड़क उठती है। रीफ पूछता है कि क्या इस नुकसान के पैसे नहीं देने चाहिए? आखिर इस अपार्टमेंट के साथ तुम्हारा नया रिश्ता क्या है? तुम्हें आज चीजें तोड़ने की परमिशन आखिर किसने दी? रीफ की आवाज में पूरी तरह बर्फ जमी हुई है। नादिया एरोगेंस से हीरो को घूरती है। आवाज क्रीच में बदल जाती है। वो कहती है कि डराने की कोशिश मत करो, ये जगह आधी उसकी है, वो जो चाहेगी तोड़ेगी। पर ये शब्द बोलते ही नादिया को जमीन खिसकती हुई महसूस होती है। जैसे ही उसको पेरेंट्स की टैक्टिक्स याद आती हैं, उसका कॉन्फिडेंस वापस आ जाता है। वो गर्दन सीधी करती है और चिल्लाते हुए दोबारा कहती है कि उसके पास आधा हिस्सा है। दोस्तों, यहाँ हीरो को कोल्ड हंसी आ जाती है। भाइयों, क्या क्रिंज कॉमेडी चल रही है। रीफ अपने चेहरे से हंसी मिटाता है और औरत को फ्लैट कटिंग स्टेयर के साथ देखता है। रीफ कहता है कि अगर वो अपार्टमेंट को आधा अपना बताती है तो क्या वो बेसिक लॉ को ठीक से जानती है? वो एजुकेटेड इंसान है, फिर ऐसी रिडिकुलस बात कैसे कह सकती है? नादिया पूरी तरह एक्सप्लोड हो जाती है और अपना हाथ जोर से टेबल पर पटकती है। उसकी आंखें रिजेंटमेंट से जल रही हैं। वो चिल्लाती है कि रीफ लॉ के बारे में लेक्चर ना दे। वो पूछती है कि शादी के वक्त हीरो ने इतना पैसा क्यों छुपाया। नादिया रोते हुए कहती है कि उसने जिंदगी के 16 साल दिए और हीरो ने एक ढंग का डिजाइनर बैग तक नहीं दिया, पर डिवोर्स होते ही हीरो ने 30 मिलियन युआन उड़ा दिए। क्या हीरो का जमीर नहीं कचोटता? नादिया रोते हुए पिटिफुल परफॉर्मेंस देती है, पर हीरो को एक रत्ती भर फर्क नहीं पड़ता। रीफ एक कोल्ड स्नॉट छोड़ता है। एक्सप्रेशन ब्लैंक है। वो आवाज जिसमें कोई फीलिंग नहीं बची, उसमें बोलता है। रीफ कहता है कि पुराने रिश्ते की खातिर वो इस नाटक को छोड़ रहा है, पर यह आखिरी बार है। अपना मुंह खोलने से पहले प्रूफ होना चाहिए। 16 साल की शादी में हीरो की पूरी सैलरी बिना किसी एक्सेप्शन के सीधा नादिया के पास जाती थी। अगर पैसा छुपाने का इल्जाम लगाना है तो प्रूफ दिखाओ, वरना झूठे इल्जाम फेंकना बंद करो। नादिया पैरों पर खड़ी होती है। वो चीखती है कि देश में लॉ चलता है। उसने शहर का बेस्ट लॉयर हायर कर लिया है। अब कोर्ट में मुलाकात होगी। रीफ हंसकर कहता है कि प्रूफ लेकर आओ और पूरा अपार्टमेंट ले जाओ। नादिया कहती है कि अपने शब्द भूलना मत। रीफ पूछता है कि क्या बकवास खत्म हुई। नादिया अचानक रुककर आलिशान रूम को ध्यान से देखती है, फिर बिना लॉजिक के मुड़ती है और नेचुरली कहती है कि चलो रेना के लिए शादी कर लेते हैं। दोस्तों, इस क्रिंज लॉजिक को सुनकर तो किसी का भी सिस्टम हैंग हो जाए। रीफ वहां बिल्कुल स्पीचलेस खड़ा सोचता है, ऐसी हिम्मत आती कहां से है। दोस्तों, इसी के साथ इस खतरनाक सीरीज का पार्ट 1 यहीं एंड होता है। वीडियो पहले ही काफी लंबी हो चुकी है और आगे कॉपीराइट का भी भारी रिस्क रहता है। वैसे भाइयों, चैनल की रीच अभी काफी डाउन चल रही है, तो पूरा सपोर्ट दिखाओ। वीडियो को दबाकर लाइक करो, एक तगड़ा सा कमेंट छोड़ो और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करो, ताकि इस चैनल को वापस से एक मस्त बूस्ट मिल सके। आपको टेंशन लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, क्योंकि इसका नेक्स्ट पार्ट भी बहुत जल्द आने वाला है। चलो अब नेक्स्ट पार्ट में ही देखेंगे कि ये हीरो आखिर किस तरह आकर इन डीमंस का पूरा सिस्टम हैंग करता है और किस किस का हमेशा के लिए टिकट कटता है। तब तक के लिए बने रहिए।